अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रूही एट 10। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी मेजबान। आप जो मर्जी मुझे कहें तो मुझे कबूल है। मैं हूं महाजिबिन आबिद। उम्मीद करती हूं कि आप तमाम लोग देखने वाले सुनने वाले बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जिंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे। और जो बातों बातों में मैं आपको छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खूबसूरत से पैगामात देती रहती हूं, उन पर भी आप अमल करते होंगे। यकीनन आप पहुंच गए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। नाश्ते के बारे में मैं बात कर रही हूं। अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो मुझे भी देखते रहें, प्रोग्राम भी देखते रहें और पराठा ले आएं, अंडा ले आएं, जो भी आपको पसंद है नाश्ते में वो खाएं और अपनी सेहत का, अपने आप का और अपनों का जो है वो खासकर ख्याल रखें। आज का दिन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे उनसे हमने डिस्कशन करनी है, उनसे हमने बात करनी है। अगर हम बात करें जिंदगी में पॉजिटिव रहने के हवाले से तो पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखते हैं कि हमने खुश रहना है और खुश रहने के कोई मौके नहीं मिल रहे, कोई मौका नहीं मिल रहा, कोई चांस नहीं मिल रहा, कोई वजह नहीं मिल रही, तो आप जो है अपना नैरेटिव चेंज कर लें, बिगर पिक्चर को देखें, बड़ी तस्वीर अपने सामने रख लें। तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। आपकी सोच पॉजिटिव होगी, हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो चीज़ें ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की जानिब बढ़ जाएंगी। मैं अक्सर बात करती हूँ कि तालीम जो है वो इंसान को शऊर तो देती ही है और जीने का ढंग सिखाती है, लेकिन बहुत सारी और चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। उनमें स्पोर्ट्स शामिल हो जाता है, उनमें आर्ट्स शामिल हो जाता है, उनमें म्यूजिक शामिल हो जाता है। अक्सर ये चीज़ें हम निगलेक्ट कर जाते हैं, इनकी इम्पोर्टेंस पर, इनकी प्रमोशन पर हम अक्सर बात करना भूल जाते हैं। तो मैं समझती हूँ और यकीनन आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे इस ख्याल से इत्तेफाक करते होंगे कि खेलों को अहमियत दी जानी चाहिए। जहां तालीम ज़रूरी है, जहां किताबें ज़रूरी हैं, जहां हमारे नोट्स बहुत ज़रूरी हैं, जिनको हमने रट्टा लगाना होता है, जिनको हमने एग्जाम से एक रात पहले तैयार करना होता है और पूरी रात हम पढ़ाई में गुजार देते हैं क्योंकि तालीम तो है बहुत ज़रूरी है, डिग्री नहीं मिलेगी, आगे कैसे जाएंगे। तो कामयाब जिंदगी में जहाँ तालीम का किरदार है, तालीम बहुत ज़रूरी है, वहीं पर खेल भी बहुत ज़रूरी हैं। तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं बहुत इंपॉर्टेंट, महंगाई पे भी बात होगी, खेलों पे भी बात होगी। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं लेकिन बात करने में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि आप जो सवालात के जवाब चाहते हैं वो जवाब आज हम आपको देने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सादिया बीबी जिन्होंने स्क्वॉश में गोल्ड मेडल हासिल किया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं, खुश हैं? कितनी एनर्जी है आप में आज? अल्हम्दुलिल्लाह काफी ज्यादा है। वो तो मुझे आपकी स्माइल से पता चल रहा है और मुझे आपको यहाँ देख के, आप यहाँ बैठी हैं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अभी मैं जरा बैकग्राउंड आपको बताती हूँ, पूरी डिटेल्स आपको बताती हूँ। आपने परेशान नहीं होना कि ये कौन है, इनके बारे में यकीनन आप जानना चाहते होंगे, लेकिन अभी हम जरा शुरू करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों को कवर करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री मुल्तान, जफर इकबाल सिद्दीकी साहब। अस्सलामु अलैकुम। सुबह बखैर। अल्लाह का बड़ा एहसान है, शुक्र। कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का बड़ा एहसान। माशाल्लाह। तबीयत से ठीक है आप? अल्लाह का एहसान। महंगाई ने कोई मसला तो नहीं कर दिया? वो इसीलिए तो आए आपके पास। इसीलिए तो आप आए हैं, इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है। हम जरा बात करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे हमेशा की तरह, लेकिन पहले चलते हैं अपने खूबसूरत से सेगमेंट की जानिब, आज नेकी की बात, और देखते हैं कि हमारे रिलीजियस स्कॉलर आज हमें क्या अलैहि वसल्लम इन्नल ईमान ला यरिज़ु इलल मदीना औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, जैसे आजकल हालात चल रहे हैं, इमामुल अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने इन्हीं हालात का नक्शा खींचते हुए इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब लोग अपना ईमान बचाने के लिए मदीना मुनव्वरा का रुख करेंगे, जैसे कि सांप अपने आप को बचाने के लिए अपने बिलों में घुसने की कोशिश करता है। क़यामत के करीब लोग अपने ईमान को बचाने के लिए मदीना मुनव्वरा का रुख करेंगे। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज वो ज़माना आ गया है, आज वो फितने का ज़माना आ गया है। अल्लाह मेरे भी ईमान की हिफाजत फरमाए, आपके भी ईमान की हिफाजत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन आमीन। और आज नेकी की बात में आज फिर से हमने एक
نئی بات سیکھی اور یقیناً اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے. صرف ہم نے نہیں، میں نے نہیں، ہم سب نے، تو اس میں ہم سب شامل ہیں. ہمارے ساتھ سعدیہ بی بی موجود ہیں، اسکواش میں گولڈ میڈلسٹ، اور گولڈ میڈل انہوں نے جیتا ہے، لیا ہے. ان کا تعلق کہاں سے ہے، کہاں سے ہیں یہ، کہاں سے پڑھ رہی ہیں، یہ سب ہم جانیں گے. لیکن میں آپ کو کچھ ڈیٹیلز دے دوں جو کہ بہت امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں. ریسنٹلی ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کامیاب جوان سپورٹس ڈرائیو کو لانچ کیا اور ملک بھر سے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان سے 5000 اسٹوڈنٹس نے پارٹیسپیٹ کیا، میل اینڈ فیمیل بوتھ. اور خوشی کی بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے، خواتین کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ فیمیل پارٹیسپیشن مردوں سے زیادہ رہی. اگر میں آپ کو فیکٹس اینڈ فگرز کی جانب لے کے چلوں تو وومن پارٹیسپیشن واز لائک 3300 فیمیلز اینڈ 2700 میلز. اور پھر آتی ہیں ہماری سعدیہ بی بی جنہوں نے اسکواش میں گولڈ میڈل لیا اور BZU سے. جی تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے کہ آج یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور کتنی باتیں ہوں گی ان کے دل میں، کتنے پیغامات ہوں گے جو یہ آپ تک پہنچانا چاہ رہی ہیں، دنیا تک پہنچانا چاہ رہی ہیں. اور یقیناً گورنمنٹ سے بھی کوئی نہ کوئی مطالبہ ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی میسج ضرور ہوگا جو کہ حکومت تک کنوے کرنا چاہیں گی. تو ہمارے ذریعے، روہی کے ذریعے، اس شو کے ذریعے آپ اپنی تمام تر جو باتیں ہیں وہ کر سکتی ہیں. آغاز کیسے ہوا اس کا؟ چائے آپ بالکل پی سکتے ہیں کیونکہ چائے کے بغیر تو آنکھ نہیں کھلے گی. میری بھی آنکھ نہیں کھلے گی اور میں بھی ایکٹیو نہیں محسوس کر سکوں گی. کیسے شروع ہوا؟ جی سٹارٹ میرا اسکول سے ہوا تھا. میں اسکول میں گورنمنٹ اسکول میں پڑھی ہوں. بیسیکلی میرا تعلق تو ضلع لیا سے ہے. لیا سے. تو وہاں اسکول سے میں نے 5 کلاسز مطلب ٹریننگ وغیرہ کرتی تھی. جیسے اسکول میں بچیاں کھیلتی تھیں تو میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی جاؤں کھیلوں. تو میں ٹریننگ وغیرہ کرتی تھی. تو کیونکہ 5 کلاس میں تو کوئی بندہ نہیں جا سکتا کھیلنے نا، تو 6 کلاس سے سٹارٹ کیا پھر میں نے کھیلنا. اور پھر 6 کلاس سے آپ نے کھیلنا سٹارٹ کیا؟ پھر میں نے الحمدللہ تحصیل لیول پہ کھیلا. وہاں پہ میں الحمدللہ تھروز میں میں نے اپنا ایک ریکارڈ بنایا. گریٹ. اور تب بھی ایک وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک لیگ کروائی تھی اور اس میں میں نے الحمدللہ اپنا تھروز میں ریکارڈ بنایا تھا. اور ابھی تک میرا وہ ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا. ابھی تک وہ ریکارڈ کسی نے نہیں توڑا؟ کیا بات ہے. اور اس کے بعد پھر ایسے ایسا ایسا کھیلتی، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلا. اور پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ کھیلنے کے بعد پھر میں نے ڈویژن لیول پہ کھیلا الحمدللہ. اور پھر ڈویژن لیول پہ کھیلنے کے بعد پھر کچھ عرصہ ایسے سٹاپ ہو گیا میرا، مطلب اسپورٹس نہیں کھیل رہی تھی. تو ایسے پرمیشن کا بھی ایشو تھا اور ظاہری بات ہے فیملی کا بھی تھا کہ نہیں کھیلنا، اپنے آگے نہیں جانا. کیونکہ لیا جہاں سے میں تعلق رکھتی ہوں وہاں لڑکیوں کو آگے نہیں جانے دیتے. بس وہ کہتے ہیں گھر رہو پڑھو، اور بس میٹرک کرنے کے بعد ان کی شادی کر دی جاتی ہے. اور یہ بات میں بتاؤں گی کہ میری جو بڑی سسٹر ہیں اور ان کی بھی 9th میں شادی ہو گئی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے اسٹڈی شروع کی الحمدللہ. اب انہوں نے مطلب BA کلیئر کیا ہے اور اچھے نمبر کے ساتھ کیا ہے. مطلب کالج میں ایک مطلب پوزیشن ہولڈر پہ رہی ہیں. تو چھوٹی کی بھی ایسے ہی میٹرک کے بعد شادی کر دی. تو لیکن مجھے شروع سے ہی میرے اندر وش تھی کہ میں نا پاکستان کے لیے کچھ کروں. کیا بات ہے. کہ میں آگے بڑھنا چاہتی تھی، میں کھیلنا چاہتی تھی، میں سارے بیریئرز کو کراس کرنا چاہتی تھی. ہاں بالکل. تو میں اپنے علاقے کی ان لڑکیوں کی آواز بننا چاہتی ہوں کہ جن کو باہر جانے کی پرمیشن نہیں ہے، نہ اسٹڈی میں، نہ اسپورٹس میں، نہ کوئی اور ایکٹیویٹی میں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ میں کھیلوں گی، آگے بڑھوں گی تو ظاہری بات ہے ان کے ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ماں باپ بھی سوچیں گے کہ اگر ایک بچی جاتی ہے آگے اسی ایریا سے تو وہ بھی اپنی بچیاں آگے بھیجیں گی. ہمارے الحمدللہ لیا میں بہت ٹیلنٹ ہے، بہت زیادہ، لیکن اس پہ کوئی کام کرنے والا نہیں، بالکل بھی نہیں ہے. تو ایسے پھر ڈویژن لیول الحمدللہ کھیلا. پھر اس میں میں میڈلسٹ ہوئی، برونز میڈل حاصل کیے اور اپنے مطلب ڈویژن کا نام روشن کیا، اپنے ضلع کا نام روشن کیا اور اپنے گاؤں کا نام روشن کیا. کیا بات ہے. ویسے یہ تو بڑی اچھی بات بتا رہی ہیں. نو ڈاؤٹ یو آر این انسپریشن ٹو سو مینی گرلز آؤٹ دیر. ویسے کیا پیغام ہوگا آپ کا اگر ہم لائٹر نوٹ پہ پوچھنا چاہیں آپ سے، جو یہ سمجھتی ہیں اور جن کے ذہنوں میں یہ بٹھایا جاتا ہے کہ آپ گھر کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی اور کچھ کرنا بھی نہیں چاہیے، تو یہ مائنڈ سیٹ کا پرابلم ہے. بالکل. دیکھیں ایک لڑکی ہے نا، وہ اگر ایک لڑکا سب کچھ کر سکتا ہے تو وہ لڑکی کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا لڑکی گھر میں بیٹھنے کے لیے ہے؟
میں کبھی کبھی اس طرح کی مطلب اپنے گاؤں جاتی ہوں، دیکھتی ہوں تو مجھے بہت افسوس بھی ہوتا ہے. اور میں نے جب میں باہر نکلی تھی تو میں یہی ٹھان کے نکلی تھی کہ میں نے ان لوگوں کی آواز بننی ہے، ان لڑکیوں کی آواز بننی ہے، کیونکہ وہ لڑکوں کو اتنا سپورٹ میں نے دیکھا کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو اسٹڈی کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی یونیورسٹیز میں بھیج رہے ہوتے ہیں، اور ان کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ زیرو. اور الحمدللہ لڑکیوں کے اندر اتنی ٹیلنٹ ہے ماشاءاللہ سے، سپورٹس کے علاوہ اسٹڈی میں ہے، باقی ایکٹیویٹی پہ ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گی ان کے والدین کو کہ آپ اپنی بچیوں کو دیکھیں، اگر وہ اسٹڈی میں اچھی ہیں تو ان کو اسٹڈی میں باہر جانے دیں، اگر وہ اسپورٹس میں اچھی ہیں تو ان کو اسپورٹس میں جانے دیں. موقع ملنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے، ایک موقع تو ان کو دینا. بالکل، اپنے آپ کو پروو کرنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے. ٹرسٹ بہت ضروری ہے. ٹرسٹ کریں، اپنے بچوں پہ ٹرسٹ کریں، یہ نہ دیکھیں کہ بیٹا ہے بیٹی ہے، دونوں کی قابلیت پہ یقین رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. ظفر اقبال صدیقی کی جانب ہم موجود چلتے ہیں. ظفر صاحب آل پاکستان انجمن تاجران کی ڈیسک کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، تو آپ کی پارٹی نے بڑی آواز اٹھائی پراپرٹی ٹیکسز کے حوالے سے اور اس میں کمی بھی ہوئی. جی دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں اور آپ کے ادارے کا کہ آپ نے مجھے جو ہے وہ تاجروں کا موقف پیش کرنے کا موقع دیا. آپ کی مہربانی، اور ساتھ میں مبارکباد بھی دوں گا. اپنے ساتھ بیٹھی ہوئی میری بیٹیوں کی طرح ہیں، بھتیجی ہیں سعدیہ بی بی، اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس سپورٹ کے فیلڈ میں اور ان کی جو معاشی زندگی آنی ہے اس فیلڈ میں اور ازدواجی فیلڈ میں ان کو کامیابیاں نصیب فرمائے. جہاں تک آپ نے فرمایا تو یہ الحمدللہ حکومت پنجاب کے ہم مشکور بھی ہیں کہ انہوں نے یہ تاجروں کا موقف جو ہے اس کو درست تسلیم کرتے ہوئے وہ پراپرٹیز جو کہ سیلف آکوپائڈ تھی، جو ذاتی استعمال میں تھی، وہ چاہے کمرشل پلازے تھے، دکانیں تھیں یا گھر تھے، ان کا ٹیکس جو ہے وہ پچھلا ٹیکس جو پچھلے سال دیا گیا تھا اسی کے برابر کر دیا، جو اضافہ تھا وہ واپس لے لیا گیا. تو یہ ایک گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایک اچھا جیسچر ہے ٹورڈز دی جنرل پبلک اینڈ ٹریڈرز. تو یہ تو تمام آپ کی پارٹی کی کوشش ہو گئی. جی جی بالکل. تو یقیناً آپ تو مبارکباد کے حقدار ہیں، یہ آپ کی کوشش ہے. نہیں لیکن وہ ابھی وہ کہتے ہیں نا جی کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تو ابھی جو ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے مہنگائی بھی ہے، وہ ہمارے دو مسئلے ہیں. وہ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے نا وہ ڈالر کو کنٹرول ڈالر کا ریٹ، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو حکومت پاکستان اور ایف بی آر یہ چھوٹے اور درمیانے تاجروں پہ پوائنٹ آف سیل مشین لگانا چاہتی ہے تو اس سے مزید مہنگائی ہو جائے گی جو عوام کے لیے قابل برداشت بھی نہیں ہوگی. بالکل. اور ہم تقریباً گزشتہ کوئی 8-10 مہینے سے یہ خان صاحب سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ نے جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا ہے اس کی ایک شک یہ بھی ہے کہ آپ ڈالر کو فری کریں گے تو بھائی مہربانی فرمائیں اس کو مادر پدر آزاد نہ کریں. آپ نے تو مادر پدر آزاد کر دیا. اور ابھی دیکھیں بھئی یہ جب تشریف لائے تھے حکومت میں آئے تھے تو 110-15 روپے کا ڈالر تھا، 100 کے قریب تھا، تو اب وہ 180 روپے کا 180 تک پہنچ گیا. پھر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی چیز جتنا ڈالر بڑھتا ہے، اگر 10 روپے ڈالر بڑھا ہے تو اس پہ ٹیکسز از خود 5 روپے بڑھ جاتے ہیں. بالکل از خود بڑھ جاتے ہیں. تو ہم نے انہیں درخواست کی تھی کہ آپ نے آئی ایم ایف کے سامنے، جیسے جنرل مشرف صاحب جو ہے وہ امریکہ کے ایک سیکٹری کی کال پہ ڈھیر ہو گئے تھے اور انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کو اڈے دے دیے تھے، تو خان صاحب نے بھی معذرت کے ساتھ یہی کچھ کیا ہے کہ آئی ایم ایف کی جو ہے نا وہ اس کے پھندے میں آ کے یہ انہوں نے بالکل سرنڈر کر دیا ہے. ساری شرائط انہی کی مان لی ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی کا طوفان ہے. حکومت نے تو بڑے دعوے کیے تھے جی قرضے نہیں لیے جائیں گے آئی ایم ایف سے، وہ تو ساری قوم جانتی ہے. اس پہ میں گفتگو کروں تو وقت ضائع کرنے والی بات ہے. ہر بچے کو پتہ ہے کہ خان صاحب کہتے تھے میں کشکول توڑ دوں گا، اگر مجھے جانا پڑا خودکشی تک کر دوں گا. میں یاد نہیں دلانا چاہتا ہوں، ان کو سب یاد ہوگا. مجھے انہیں یاد ہے وہ ذرا تو ہمیں بھی یاد ہے. مقصد یہ ہے جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب یہ نہیں کہتے بھئی اب خان صاحب ویسے کریں. میں کہتا ہوں جو یہ انڈو نہیں ہو سکتا، اب جو ہو چکا ہے اب آگے ہم نے جانا ہے، آگے سوچنا ہے. تو آگے آپ کو میں مختصر سی مثال دے دوں کہ ابھی 1 مہینہ پہلے یہ سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر لے کے آئے تھے، ٹھیک ہے نا جی. تو اس وقت ڈالر کا ریٹ تھا 175-74 روپے. ہم نے سمجھا بھائی یہ 3 ارب ڈالر آ گیا ہے، وہ صرف شو کیس میں پڑا ہے، ہم اس کو استعمال نہیں کر سکتے. وہ اسٹیٹ بینک کے ریزرو میں پڑا ہے، اس پہ ہم نے 4% یا 3% سالانہ انٹرسٹ بھی دینا ہے.
لیکن اس کے باوجود ڈالر 180 پہ چلا گیا. آپ یہ منطق کی بات میں جی جی بالکل. تو کیا خان صاحب کو نہیں بات یہ سمجھ آتی؟ کیا ان کے پاس سوچنے کا ٹائم نہیں ہے؟ آپ کے بھی علم میں ہے. دیکھیں یہ ہم 4 بندے بیٹھے ہیں, ہم سوچ رہے ہیں جی 3 ارب ڈالر آ گئے, ہم نے ڈھول پیٹے, اتنا خوشیاں منائی, اور اس کا اثر کیا ہوا؟ ڈالر مزید 5 روپے مہنگا ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے وہ جو کچھ خان صاحب نے کہا ہے یا IMF نے انہیں کہا ہے ویسا نہیں ہے. وہ ایک بہت خوبصورت شعر ہے کہ وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں, وہ کتابوں میں درج تھا ہی نہیں جو سبق پڑھایا زمانے نے. ہم تو زمانے کی سڑکوں کی یونیورسٹی پہ پڑھ کے آئے ہیں. ہمارے ساتھ مناظرہ کریں. ہم نے تو کئی دفعہ کہا ہے خان صاحب جو آپ نے 2 ارب ڈالر سال کی قسط لینی ہے IMF سے, اور جبکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہ ان کو یہ غلط پٹی پڑھائی گئی کہ جی ریٹنگ بہتر ہو جائے گی, یہ ہو جائے گی, وہ او بھائی ریٹنگ کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جہنم میں گئی ریٹنگ. آپ جو امریکن کلچر یہاں لانا چاہتے ہیں یا امریکن یونیورسٹیوں کے لوگ جو ہیں جن کا عملی زندگی میں تجربہ بہت کم ہے, میرا دعویٰ ان کا تجربہ نہیں ہے, خاص کر کے پرٹیکولرلی ہمارے ملک کے حوالے سے. یہ اس ملک کا انوائرمنٹ میں جانتا ہوں, میں اس دھرتی کا بیٹا ہوں, میں اس مٹی کا حصہ ہوں. تو انہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی. IMF کی ساری جو ہے نا وہ شرائط تسلیم کرنے. مختصراً عرض کروں کہ 6 ارب ڈالر ہمیں ملنے ہیں IMF سے 3 سالوں میں. جس وقت انہوں نے یہ کانٹریکٹ سائن کیا تھا تو اس وقت ڈالر 115 روپے کا تھا. اگر ہم 200 ارب ڈالر کو کنورٹ کریں روپیز میں تو وہ 230 ارب روپیہ بنتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں ہماری جو مجموعی قومی آمدنی تھی وہ 40,000 ارب روپے کی تھی, اور ہماری ٹیکس کلیکشن تھی 3800 ارب روپے سال کی. تو اس میں اگر یہ 3800 ارب روپے میں 230 ارب کی کیا اہمیت ہے؟ ہم نے تو کہا تھا خان صاحب 17% سیل ٹیکس ہے, 18 کر دیں, 20 کر دیں, ڈالر نہ بڑھائیں, آپ کو ریونیو چاہیے نا. تو آپ نے تو وہ کیا کہ 80 روپے کا جو ڈالر دیا تھا پرانی حکومتوں نے وہ آپ 180 میں دے رہے ہیں, اس کی واپسی کر رہے ہیں. تو کیا آپ نے سمجھداری کی؟ اپوزیشن کی جانب سے آپ کو کوئی امید ہے, اچھی امید؟ دیکھیں جی جہاں تک ڈیٹیریوریشن ہو چکی ہے, مرض اتنا بڑھ گیا ہے, تو اپوزیشن کیا کرے گی؟ ان کے تو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, بلکہ باندھ کے ان کو پھینکا گیا ہے, جیلوں میں پھینکا گیا. یہ تو مطلب ابھی یہ ہم جو احتجاج کر رہے ہیں وہ اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں, اپنے لیے بھی کر رہے ہیں, اس میں زیادہ حصہ ہم عوام کے لیے کر رہے ہیں. یہ جو تاجر ہے پاکستان کا وہ تقریباً 50 لاکھ ہے, اور ایک تاجر کے ساتھ اگر 4 فرد کا کنبہ بھی لگا لیں اور ایک تاجر کے ساتھ ایک ملازم بھی لگا لیں تو کم و بیش یہ 8 سے 10 افراد ایک تاجر کے ساتھ منسلک ہیں. اللہ نے روزگار لکھا ہے. تو اس حوالے سے یہ تجارت سے, ریٹیلنگ سے یا دکانداری سے جو ہے وہ 4 کروڑ انسانوں کا روزگار وابستہ ہے, ان کا روٹی روزی کا مسئلہ ہے. تو یہ سمجھ ہی نہیں رہے, اور ہم بھی عوام میں سے ہیں. اب میں نے بھی تو خریدنا ہے, آلو میں نے خریدنا ہے, ٹماٹر میں نے خریدنا ہے, جوتا میں نے خریدنا ہے, گاڑی میں نے خریدنی ہے. اور یہ کہتے ہیں جناب دیکھیں پہلے تو مہنگی گاڑیاں نہیں آتی تھیں, اب تو مہنگی گاڑیاں آ گئی. ایک ہمارے اور ہیں وہ جو ہے وہ قاسم رضا صاحب, امپورٹڈ جو اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں, ان کا بیان آیا تھا کہ ڈالر مہنگے ہونے سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. اور بھائی تم لوگوں کے لیے آئے ہو, قوم کے لیے آئے ہو. اگر 1% عوام کو فائدہ تو اس کا اثر آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ملتان شہر کی سڑکوں پہ جائیں, پہلے 20 لاکھ والی گاڑی نہیں ملتی تھی, اب 70 لاکھ والی پھر رہی. کیوں پھر رہی ہیں؟ کہ وہ جو 1% یا آدھا % جو عوام ہے, پیسہ تو ان کے پاس آیا ہے, تو 99% بیچارے تو کلاش ہو گئے ہیں. آپ ان کا سوچیں, غریب تر ہوتا جا رہا ہے. ہاں جی. تو یہ ان کی یہ حکمت جو عملی ہے نا جی, یہ جو اس وقت IMF کی وہی امریکن ہے. مجھے اتفاق ہوا ہے جانے کا, وہاں لوگ جو ہے وہ علاج معالجہ بھی سرکاری نہیں ہے, پرائیویٹ ہے یا انشورنس کے تحت ہے. جس کے پاس نہ انشورنس ہے نہ پیسہ ہے, سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں اور مرتے ہیں وہاں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے. تو یہ وہ نظام یہاں لانا چاہتے ہیں جس کے لیے آپ دیکھ لیں کہ پہلا اس کا ایپیسوڈ تو مہنگائی آ گئی, دوسری آیا نہ آیا یہ تو آ چکی. ہم پیٹرول کی قیمت دیکھتے ہیں, ہم بجلی دیکھ رہے ہیں, بجلی مہنگی ہو گئی ہے. جو کمانے والا ہے گھر کا وہ جانتا ہے کہ اس نے کیسے گزارا کرنا ہے. میڈم پھر دیکھیں, پھر بڑی ڈٹھائی سے کہتے ہیں کہ آئندہ 4 مہینوں میں مزید مہنگائی ہوگی. بھی کیوں ہوگی؟ تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, اس لیے تم حکومت میں. عوام کو تو ایسی تبدیلی نہیں چاہیے تھی, عوام کو تو ایسا ریلیف نہیں چاہیے. لیکن بیچارے کیا کرے عوام, وہ تو نہتے عوام ہے, ان کے پلے تو کچھ نہیں ہے, ان کے ہاتھ میں تو سوٹا بھی نہیں ہے. اور جن کا یہ سٹانس ہے کہ نہیں حکومت جو ہے وہ اتنا سارا جو
खराब चीजें थी और इतना सारा जो कचरा छोड़ के गई पिछली हुकूमतें, उसको ठीक करने में कुछ वक्त तो दरकार था, जिनका अभी भी ये स्टांस है। देखिए मैडम, बात सुने, हम कचरे की तरफ जाते नहीं है, वो इसलिए नहीं जाते, एक लंबी बहस है। हम कहते हैं छोड़े जी, लानत भेजें, जो उन्होंने किया गलत किया, आपने किया ठीक किया, हम मान लेते हैं आपने ठीक। तो भाई आगे क्या कर रहे हो? आगे क्या कर रहे हैं? हाल में क्या कर रहे हो? व्हाट यू आर डूइंग इन प्रेजेंट एरा में आप क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं कहता हूँ आप कहते हैं वो लूट गए खा गए, मैंने कहता हूँ आप सच कहते हैं, लीव देम। अब आप क्या करेंगे ये मैटर करता है। आगे तो देखो। हाँ, अब जो प्रेजेंट हुकूमत करेगी वो अवाम ने देखना है, इस और पर जो हम बात आने वाले करेंगे। वक्त में करना है। बिल्कुल, जो आने और वाले ये वक्त जो में करना है। हुकूमत ने जो इसको मादर पीदर आजाद किया है डॉलर, तो ये खान साहब की हुकूमत को जो है ना, ये पाकिस्तानी अवाम इसके लिए जो है ना वो कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। ठीक है जी, हम बहुत बात बड़ा करते जुल्म हैं, किया उनके साथ। वापस आते हैं, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से बाद जब हम वापस आते हैं तो माहौल को हम जरा ठंडा करने की कोशिश करते हैं। हम अभी आ जाएंगे वापस, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, और एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रूही एट 10 में बात हो रही थी महंगाई की, डॉलर के रेट की, महंगी बिजली की और लोगों के जो कारोबार मुतासर हो रहे हैं, जिंदगियां मुतासर हो रही हैं, उसके हवाले से बात हो रही थी, क्योंकि ये वो चीजें हैं जिनको इग्नोर किसी कीमत पर भी नहीं किया जा सकता। इनके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। जफर इकबाल साहब से बात हो रही थी डॉलर के रेट पे और अवाम पे, आम अवाम पे किस तरीके से ये सारी चीजें मुतासर कर रही हैं और हो रही हैं, इसके हवाले से बात करना बहुत जरूरी है। दोबारा बात को जरा कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सादिया की जानिब बढ़ते हैं। सादिया से पूछते हैं कि आखिर इस्लामाबाद में कैसा रहा, कैसा हुआ, इनिशिएट कैसे हुआ, आप तक खबर कैसे पहुंची और इस सफर का आगाज कैसे हुआ? अभी जैसे कि कोविड की वजह से हम लोग ट्रेनिंग तो कर रहे थे, लेकिन कोई इवेंट नहीं आ रहा था। हम लोग बहुत परेशान थे कि ना, अब जारी बात इतनी ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। और मैं आपको यहाँ बताऊंगी कि मैंने रमजान में भी ट्रेनिंग की है रोजे के साथ, और मतलब 10-11 बजे मेरा ट्रेनिंग का टाइम होता था, और मैं जब ट्रेनिंग करने जाती थी तो मेरी सारी शर्ट ऐसे पसीने से गीली, और ये पैशन होता है। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह इस बार कुछ करके दिखाना है। तो फिर ऐसे ही मैम ने फिर हमें, मैम आबदा खान जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने बताया कि आपका ना एक HEC गाला करवा रही है, नौजवान कामयाब, कामयाब जवान, तो उसमें वो गाला आ रहा है, तो उसके इंशाल्लाह आप लोगों ने ट्रेनिंग करनी है, तो आप परेशान ना हो, आप इंशाल्लाह आ रहा है गाला, तो उसमें आप लोगों ने मतलब जाना है, खेलना है। तो फिर हम लोग मतलब और मजीद ज्यादा ट्रेनिंग करने, क्योंकि उसमें काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने भी पार्टिसिपेट किया और उसमें इंटरनेशनल और नेशनल प्लेयर भी थे। नाइस। तो उनके साथ फिर मैचेस खेलना, और उसी हिसाब से फिर हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की। कितनी अच्छी बात है कि मुल्क भर से तमाम यूनिवर्सिटीज से स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। बिल्कुल, 110 यूनिवर्सिटीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। 110 यूनिवर्सिटी जी। तो फिर हम लोगों ने मतलब ट्रेनिंग शुरू हुई, फिर उसमें मुझे इंजरी होगी मेरे पाँव पे, तो मतलब जाने में एक हफ्ता था और मेरी इंजरी हो गई पाँव पे, तो मुझसे चला भी नहीं जाता था और मैं बहुत परेशान भी थी, रोती भी थी। तो उस सेकंड पे जब आपके साथ ये हादसा पेश आया, तो उस सेकंड पे आपके दिमाग में क्या सोचा, या आपके जहन में क्या आया कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी? मुझे लगा था कि नहीं, मैं चल भी नहीं सकती थी और बहुत पेन होता था मुझे, तो बहुत टेंशन में थी। और मैम आबदा भी बहुत टेंशन में आ गई कि देखो बच्ची ने मेहनत भी की है, अच्छी भी है, तो अब मैच के एंड टाइम पे ये हो गया। लेकिन मैंने फिर हिम्मत नहीं हारी, मैंने कहा नहीं करना है इंशाल्लाह, ये इवेंट बार बार, तो मतलब काफी कोविड की वजह करके काफी लेट आया, तो मुझे खेलना है। फिर हमारी टीम बनी और अल्हम्दुलिल्लाह हम गए। तो टीम मेंबर्स कितने? 47 वैसे ऑल टीम गई, फुटबॉल की भी थी, उसमें एथलेटिक्स भी थी और स्क्वाश भी थी, टेनिस भी थी और उसमें वॉलीबॉल भी थी। तो सारी टीमें मतलब मिलके हम लोग फिर गए थे। फिर वहाँ गए, ओपनिंग हुई, फिर वजीर आजम इमरान खान, और जिंदगी का पहला वो था कि इमरान खान को लाइव देखना था। वजीर आजम साहब को लाइव देखा और खुशी हो गई। खुशी भी हुई थी बहुत ज्यादा, और थोड़ा अफसोस भी था कि उन्होंने सुना था कि वो अब स्पोर्ट्स बंद कर रहे हैं, इस हवाले से थोड़ी न्यूज चली थी, तो थोड़ा परेशान भी थे। लेकिन लाइव उन्हें देखा, अच्छा भी लगा था, उनकी स्पीच भी सुनी थी। तो उसके बाद फिर हम लोगों, हमारे दूसरे दिन हमारे मैचेस स्टार्ट हो गए। तो फिर पहला मैच जो हमारा था, पहले में हमें बाई मिली थी, दूसरा हमारा था उसके कराची के साथ था, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची, उसके साथ हम लोगों ने खेला। तो ऐसे पहले थोड़ी घबराहट थी कि यूनिवर्सिटी अच्छी होगी ये, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने खेला उनके साथ, पहला मैच विन किया। फिर दूसरा ऐसे
LCW کے ساتھ تھا، اس کے لیے ہم لاہور ہاں تو اس کے ساتھ کھیلا. اس کی ماشاءاللہ بہت اچھی ٹیم تھی، کیونکہ ان کا تو ریکارڈ ہوتا ہے کہ مطلب انہوں نے کافی ساری پوزیشنیں لی ہوتی ہیں اور ان کے اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ نیشنل اور انٹرنیشنل بھی ہوتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ کھیلا، لیکن وہ ہمارا میچ بہت ٹف تھا، بہت زیادہ. پہلا بیسٹ آف 3 کا میچ ہوتا ہے نا، تو پہلا میں ہار گئی، میری فرینڈ بھی ہار گئی، لیکن پھر ہم نے دوبارہ سے جب ہاری، یہاں پہ بھی میں وہی سوال کروں گی، جب ہاری تو اس سیکنڈ پر آپ کے ذہن میں کیا تھاٹ آیا؟ کہ اس ٹائم یہ تھا کہ بس 1-2 پوائنٹ سے ہارے تھی، لیکن یہ تھا کہ نہیں اگلے 2 میچ پڑے ہیں تو اس میں جیت جاؤں گی. کیا بات ہے، یہ ہوتی ڈٹرمینیشن کہ اس میں انشاءاللہ، کیونکہ میری سروس الحمدللہ بہت اچھی تھی، تو میں نے سارا میچ ہی اپنا سروس کی بیس پہ مطلب جیتا دونوں میچز. تو پھر میں نے بھی اپنا میچ پہلا جیت لیا، انہوں نے بھی الحمدللہ جیت لیا. پھر ہم لوگ سیمی فائنل میں پہنچ گئے اور ہمیں اتنی خوشی ہوئی بہت زیادہ. پھر جب ہمارا فائنل تھا وہ تھا JC لاہور فیسٹ، اس کے ساتھ تھا. تو ان کی تو ایک انٹرنیشنل وہ 7 سالوں سے کھیل رہی تھی GC اور ان کے پلیئر تو پھر ان کے ساتھ تھا. پھر تھوڑا ٹینشن میں تھی، گھبراہٹ تھی. پھر میں نے بابا کو کال کی کہ میرے لیے دعا کرے، میرا بہت بڑا میچ ہے. تو انہوں نے میرے لیے دعا کی اور الحمدللہ پھر میچ کھیلا اور اس سے بھی میں نے ایک اچھے مطلب اس سے جیتا. ایک میں اس کے 5 پوائنٹ تھے اور ایک میں اس کے 1 پوائنٹ تھے اور 11 کی گیم تھی یہ ماشاءاللہ. اور اس میں الحمدللہ میں نے جیتا، مطلب فائنل بھی جیت لیا. اور اس کے بعد میری فرینڈ رخسار نے کھیلا، انہوں نے الحمدللہ جیتا اور اسی طرح ہم فائنل جیت گئے. اور یہ BZU کا ریکارڈ ہے کہ ابھی تک اسکواش میں کوئی وومن میں کوئی بھی گولڈ میڈلسٹ نہیں ہو کے آیا اور فرسٹ ٹائم الحمدللہ ہم ہو کے آئے. ماشاءاللہ کتنی انسپریشنل سٹوری ہے کہ بندہ سنے تو کتنا کچھ سیکھے اور اپنے لیے بھی وہ انسان کتنا ڈٹرمنڈ ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی جتنی چیزیں سوچی ہیں میں بھی ان کو حاصل کر کے رہوں گا یا رہوں گی. تو سب سے زیادہ سپورٹ آپ کو کس کی حاصل رہی اس پورے سفر میں؟ پورے سفر میں سٹارٹنگ میں تو تھا بابا میں کہتی تھی کہ مجھے کھیلنے جانا تو پرمیشن نہ مل رہی، روتے رہنا، بابا اچھا یہ میچ کھیلنے دے، اگلے پہ نہیں جاؤں گی، پھر ایسے ہی. تو پھر بابا نے پھر اسی دوران میری فٹ بال میں انگلینڈ کے لیے سلیکشن ہوئی تھی، تو بابا نے پھر ماما نے کہا نہیں جانا، تو وہ میرے ڈاکومنٹس بھی غائب، سارا کچھ. تو بہت ڈسائڈ ہوئی تھی، بہت روئی بھی تھی. پھر اس کے بعد میں نے مطلب انٹر کالجیٹ کھیلا اور پھر یہاں سر غضنفر سے میری ملاقات ہوئی اور 100 میٹر میں نے فرسٹ کیا تھا. تو ان کی پھر میری پرنسپل میم سے بات ہوئی، پھر انہوں نے میم عابدہ کا نمبر دیا اور میم عابدہ سے پھر بات ہوئی اور انہوں نے مجھے بلایا، ٹریننگ دلوائی. میں میم عابدہ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے مجھے ایک پلیٹ فارم دیا کہ آگے بڑھنے کے لیے ٹریک دے دیا. ہاں جی، انہوں نے مجھے سپورٹ بھی کیا ہے میم نے. تو ایسے بعد میں پھر ماما بھی مان گئی، بابا بھی مان گئے. لیکن اب میری مدر کہتی ہیں کہ آپ نے پاکستان میں کھیلو، پاکستان سے باہر نہ جاؤ، مجھے ڈر لگتا ہے باہر آپ جاؤ گی نا. تو مجھے ڈر لگتا ہے اس چیز کا. نہیں، یہ ڈر جو ہے، یہ خوف ہے، یہ جائز ہے. اگر ہم ان کی جگہ ہوں تو ہم بھی ذرا خوف کھائیں گے، ہم بھی ڈریں گے، گھبرائیں گے. لیکن کوئی بات نہیں، چینج ہو جائیں گے حالات، بہتر ہو جائیں گے. جو ہوگا اس میں بہتری ہوگی ایونچولی. اور آپ کی سٹوری مزید بھی جاننی ہے. ظفر صاحب کی جانب ہم دوبارہ واپس آتے ہیں اور ماحول جو تھا اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. انشاءاللہ وہ خوشگوار ہی ہے اور بڑا ٹھنڈا ماحول ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ڈالر کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو میں کئی گھنٹے الحمدللہ بول سکتا ہوں اور دلائل دے سکتا ہوں. اور ہم سنیں گے. مختصر نہیں، آپ کے پاس ٹائم کم ہے. مختصراً میں یہ کروں کہ آج سے 20 سال پہلے ہمارے 15 پیسے کا ایک افغانی روپیہ تھا. ہمارے 15 پیسے کا. آج پوزیشن ہے بھی ہمارا 2.25 روپے ان کے 1 روپے کے برابر ہے. 2.25 روپے ہمارے، ان کا 1 روپے. اور ابھی آپ نے اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ اگر غیر ملکی فنڈنگ نہ ہوئی افغانستان کی تو 2.5 سے 3 کروڑ لوگ بھوک سے مر جائیں گے. تو خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب، ان کا تو ڈالر بھی ہم سے بہتر ہے. تو ہم تو ایک بندہ ہی بھوک سے نہیں مرتا اس ملک میں. یہ تو اللہ کا اتنا کرم ہے، تو آپ کیوں پریشان ہو گئے؟ تو یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. اب میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سیل ٹیکس کی جبری رجسٹریشن اور پوائنٹ آف سیل مشین کا لگانا. بالکل. اچھا، جہاں تک تعلق ہے سیل ٹیکس میں ہمارا چھوٹا جو ریٹیلر ہے وہ بھی رجسٹرڈ ہے، بڑے تو ہیں ہی ہیں جو بڑے ڈیلر ہیں. درمیانہ اور چھوٹا جس کو ضرورت ہوتی ہے وہ رجسٹرڈ ہو جاتا ہے. جو رجسٹرڈ نہیں ہوتا اس کو 3% فالتو ٹیکس دینا پڑتا ہے. سیل ٹیکس ہاں جی وہ دے رہا ہے، اپنی خوشی سے دے رہا ہے. وہ کہتا ہے 3% فالتو لے لو میرے سے سیل ٹیکس.
17 भी लो, 3 और भी लो, और मेरे बिजली के बिलों पे 17% सेल टैक्स लो, उसके अलावा 3% फर्दर टैक्स लो, उसके अलावा 7.5% ले लो। मैं इतना जहनी तौर पे या इल्मी तौर पे मेरी हैसियत नहीं है मैं हिसाब किताब रखूं। वो हिसाब किताब नहीं रख सकता, वो आपको ज्यादा टैक्स दे रहा है। सेल टैक्स जो है बेसिकली वो एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लगता है या इंपोर्ट पे लगता है। हमारा यही मुतालबा है कि आप मेहरबानी फरमाएं, ये पॉइंट ऑफ सेल की जो मशीनें हैं वो जबरदस्ती ना लगाएं। और फिर इन्होंने जुल्म किया है कि अगर कोई दुकानदार पॉइंट ऑफ सेल की मशीन नहीं लगवाता तो उसको 65 लाख रुपए तक का जुर्माना है, यानी कि 2.5 महीने के बाद वो नहीं लगवाता, इसके इनके 4 नोटिस आ जाते हैं तो उसको 65 लाख रुपए का जुर्माना है। हमने तो FBR के अफसरान को कहा था कि जनाब हम दुकान की चाबियां आपको दे देंगे, हमारी दुकान में तो 65 लाख का माल ही नहीं है। सही बात है। तो ये आपके इस प्रोग्राम से मैं जनाब वजीर आजम पाकिस्तान साहब से ये दरखास्त करता हूं, वो पूरे मुल्क के वजीर आजम है, 22 करोड़ आवाम के, सिर्फ PTI के नहीं, वो मेहरबानी फरमाएं और पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन है इस पे इसको जो है रिलैक्स करें, जो लगवाना चाहे ऑप्शनल कर दें। इसके साथ इन्होंने पहले भी इंसेंटिव दिया है कि उसको 1% का फायदा होगा जो पॉइंट ऑफ सेल के मशीन लगवाएगा। हम कहते हैं कोई ऐसे इंसेंटिव बनाएं और हमें जो है ना छोटे और दरमियाने ताजरों को कोर्स से मैयस पुलिस के अख्तियारात दे के FBR को और 65 लाख जुर्माने का वो हमें सजा दे के एक हरासमेंट ना पैदा करें, इसको खत्म करें। ये भी IMF का एजेंडा है, वगरना जो है ना वो ये कौम भी परेशान होगी, ताजर भी परेशान होंगे और इस मुल्क के जो है कम से कम आबादी का 20 से 25% लोग जो है वो ताजर कम्युनिटी से उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट ताल्लुक है। और हम टैक्स पहले भी दे रहे हैं और अब भी देंगे। अभी मैं आने से पहले पढ़ रहा था, आप हैरान होंगे कि पिंडी में जो इनकम टैक्स कलेक्शन हुई है पिछले साल वो हुई है 2.82 बिलियन रुपीस की। 2.82 बिलियन रुपीस की, जबकि मुल्तान छोटा शहर है, हाँ यहाँ पे वसूली हुई है 6.78 बिलियन। मैं तो हैरान रह गया कि इक़्तिदार वाला शहर तो कम टैक्स देता है, हम तो ज्यादा दे रहे हैं, बिल्कुल हमें फंड भी नहीं मिलते। तो मकसद ये है कि ये हुकूमत मेहरबानी फरमाए, हम ये पॉइंट ऑफ सेल की मशीन लगवाने के ना मुआशी तौर पे इसके अहल हैं, क्योंकि एक मशीन का जो खर्चा है वो 1.5 से 2 लाख रुपए है, उसको चलाने के लिए 40 से 50 हजार रुपए महीने का ऑपरेटर चाहिए। और फिर पिछली हुकूमतों ने भी और इनकी हुकूमत ने भी, खान साहब की, कि जो है ना ये कनेक्शन या क्या कहें उसे, आप कहते हैं भाई वास्ता या ताल्लुक बिटवीन द टैक्स पेयर एंड कलेक्टर बिल्कुल खत्म कर दिया था। कि डाक में आता है नोटिस आता है आप टैक्स भर दें, आप दफ्तर में मत जाए, आपका एहलकारों से राब्ता ना हो, करप्शन के दरवाजे ना खुलें। ये पिछले 20 साल से जितनी भी हुकूमतें आई हैं ये उनका मोटिव रहा है। उसमें चाहे मुशर्रफ की हुकूमत थी, पीपल पार्टी की थी, नून लीग की थी, कि करप्शन उस वक्त शुरू होती है जब वो क्या कहते हैं इंटर डिपेंडेंसी का है या इंटरएक्शन शुरू होता है। तो इंटरएक्शन, अब नए कानून के साथ इंटरएक्शन के लिए उन्होंने बाकायदा एक फोर्स बनाई है, इन्फोर्समेंट टीम है जो दुकानों पे जाएगी, चेक करेगी। तो उससे लामोहल्ला खराबियां पैदा होंगी, करप्शन भी बढ़ेगी। जो पैसे हुकूमत को जाने हैं वो कुछ उधर जाएंगे, एहलकारों को जाएंगे, कुछ हुकूमत को जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो ये इनको सोचना चाहिए। और इस वक्त जो इस कसाद बाजारी के बावजूद इस वक्त जो टारगेट है हमारा वो 6,100 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन का है फॉर द करंट ईयर, जबकि 3 साल पहले ये जो था वो 4,500 अरब रुपए था। भाई आपको इतनी टैक्स इंक्रीज हो रही है, अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड में जाएं तो टैक्स की इंक्रीज किसी साल 1% होती है, किसी साल माइनस में जाती है। यहां तो हर साल जो इंक्रीज है 18-20% हो रही है, और आप कौम को कितना न छोड़ेंगे। तो जो जितने भी कवानीन बनते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक बनते हैं, जनरल पब्लिक बनते हैं। तो ऐसे कानून का क्या फायदा जो अवाम को तंग करे, अवाम को परेशान करे। तो मैं आपकी वसासत से ये कहना चाहूंगा खान साहब को भी और उनके जो साहिब इख्तियार हैं कि वो इस सिलसिले में जो हमारे मुतालबात हैं वो उनको सुने। जैसे उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का मुतालबा हमारा पूरा किया है, वो जेन्युइन था, ये भी जेन्युइन है, हम इनको यकीन दहानी कराते हैं। हम इस हवाले से जो है ना पूरे मुल्क में ये जुलाई अगस्त से जो है ना अगस्त सितंबर से ताजर कन्वेंशन हो रहे हैं पूरे मुल्क। और हमारे जो कायद हैं ताजरों के, आल पाकिस्तान अंजमन ताजरान के चेयरमैन वो ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब हैं। वो 80 साल की अदालत में होने के बावजूद वो भी इन धरनों में, इन एहतजाजों में शरीक हैं। आप ख्याल करें
ये पूरा मुल्क जो है 3 दफा पहले भी 29 सितंबर को, 26 अक्टूबर को और 30 नवंबर को इस्लामाबाद में एहतजाज कर चुका है, तो उसको ये एक्नॉलेज करें। हाँ जी। इसमें इतनी जिद करने की जरूरत नहीं है, हमारे साथ बैठें। ये बेसिक चीजें हैं। जी जी, हमारे साथ बैठें। हाँ। जो भी मसले हैं, देखें जी, दुनिया में जितनी भी जंगें हुई हैं, आखिरकार अंजाम उनका टेबल पे आया। ठीक है, तो टेबल पे हाँ। होंगे। तो हम हुकूमत के साथ तैयार हैं। मैं हुकूमत के वज़रा को और खास करके शाह महमूद कुरैशी साहब को और मलिक अहमद डोगर साहब को, जिनका ताल्लुक मुल्तान से है, उनको ये दरख्वास्त करता हूं कि वो FBR को और मुशीर खजाना को हमारे साथ टेबल पे बिठाएं। अगर इनको टैक्स मजीद चाहिए, हम उसके लिए इनको तरीके बताते हैं। ठीक है, कोऑपरेट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये बड़ा काइंड जेस्चर है ताजिर बिरादरी का। देते रहेंगे जब तक जिंदा है। वापस आते हैं और आपकी बात को दोबारा से सुनते हैं और एक नई जानिब हम गुफ्तगू को ले जाते हैं। एक ब्रेक पर चलेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। बात हो रही थी उन तमाम चीजों के हवाले से जो एक आम आदमी के कंसर्न्स हैं, उस पे भी बात करेंगे। अच्छा हुक्मरान कैसा होता है, अवाम के लिए क्या करना चाहिए, और अवाम सिर्फ कोई एक सेगमेंट नहीं बल्कि माशरे का हर सेगमेंट, उस पर गौर करना कितना जरूरी है, किन किन चीजों को कंसिडर करना बहुत जरूरी है। ये चीजें खासी टिपिकल हैं, खासी कॉमन है, खासी बेसिक हैं, लेकिन इन पर बात करना और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा ही नहीं जाएगा तो उसके सोल्यूशन की जानिब कैसे बढ़ सकते हैं। सादिया ठीक कह रही हूँ? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही हूँ ना। आपको किन मसाइल का सामना है, इस पे तो हमने बात ही नहीं की। आप क्या कहना चाहेंगी? कोई ऐसा मसला है, अपने एरिया से आप निकल आई, अपनी कोशिश की आपने, अपनी स्ट्रगल की, और इस जिंदगी की इस दौड़ में, आगे बढ़ने की इस दौड़ में आप कहाँ निकल चुकी हैं? यू आर नो डाउट एन इंस्पिरेशन टू सो मेनी पीपल, सो मेनी गर्ल्स जो बैठी हैं घर में, जिनको मौका नहीं दिया जाता, जिनको चांस नहीं दिया जाता, जिनके ख्वाब हैं, जिनकी ख्वाहिशात हैं। आपने उनको बातों बातों में मैसेज तो डिलीवर कर दिया है, लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि आपकी कोई डिमांड हो, कोई मुतालबा हो गवर्नमेंट से, तो क्या कहना चाहेंगी इस हवाले से? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जैसे पहले भी मेडलिस्ट हुई थी डिवीजन में, तो मेरी अचीवमेंट को मतलब एक अपने ज़िला लिया का नाम रोशन किया, तो मेरी उस वक्त किसी अचीवमेंट को किसी ने नहीं देखा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हुई हूँ। तो मेरा ये वजीर आला जो हैं उस्मान बुज़दार से ये रिक्वेस्ट है कि आप भी उसी एरिया के हैं, तोसा की है, 1 घंटे या ज़्यादा 2 घंटे का फासला होगा, तो आप मेरी काइंडली इस अचीवमेंट को देखें और मुझे फाइनेंशियल तौर पे थोड़ा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं इतने स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं हूं कि मतलब कि मैं अपना सारा अपने किट बैग वगैरह या इस तरह से रैकेट्स अफोर्ड कर सकूं। तो ज़ाहिर बात है घर वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह परमिशन दे दी। अब ज़ाहिर बात है आगे खेलना, फिर उनके पास इतना वो नहीं है कि मुझे आगे और भी सपोर्ट करें। अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल पे मैंने खेला है, तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप मेरी अचीवमेंट की तरफ देखें। और मुझे स्क्वैश प्लेयर के लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं? रैकेट्स उनके लिए, बॉल्स, किक बैग उनका, और सबसे ज्यादा होता है डाइट प्लान। अगर आपका डाइट प्लान अच्छा है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आपका डाइट प्लान क्या है? मेरा डाइट प्लान, मैं सुबह दलिया खाती हूँ, फिर अंडे, पानी ज्यादा से ज्यादा पीती हूँ, और फास्ट फूड तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती। सर्दियों में तो वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो पानी पीना भूल ही जाती हूँ। रात को मुझे याद आता है मैंने तो सारे दिन आज पानी नहीं पिया। नहीं, मैं यह भी एक बात करूंगी कि कुछ लोग होते हैं ना अपना ट्रीटमेंट करवा रहे होते हैं गोरा होने का, इस तरह से, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगी कि आप अपनी खुद का, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें, तो आपको इन चीजों की किसी चीज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, अपनी डाइट अच्छी रखें, फास्ट फूड को आप साइड पे कर दें, ये जो आप हेल्दी हो जाती हैं। हाँ, काफी मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी इतनी एज नहीं होती लेकिन वो इतने ज्यादा हेल्दी होते हैं, उनका वेट सबसे ज्यादा होता है, लेकिन उनकी सेहत के लिए बहुत ही और हमें ये लग रहा होता है कि जो बज़ाहिर हेल्दी है वो अंदर से भी हेल्दी हो। बिल्कुल। अब लोग मुझे भी ऐसी बातें करते हैं कि बज़ाहिर मैं जरा कमजोर सी लगती हूँ, तो मैं जो हूँ, मुझे कोई मसला है, मैं कमजोर हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये भी कुछ मिसकंसेप्शंस है जिनको क्लियर करने की जरूरत है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, तो अब मेरा नेक्स्ट सवाल जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बोला कि पहले आपको इस पूरे जो आपका ख्वाब है, जो एक डिटर्मिनेशन है आपकी, इस गोल को जो आप अचीव करना चाहती थी, पहले आपको इसकी परमिशन नहीं मिली, आपने स्ट्रगल किया, आहिस्ता आहिस्ता
स्टेप बाय स्टेप आपने चीजों को कंटिन्यू किया। तो अब घर वालों के साथ हालात मामलात कैसे हैं? अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मामा भी मुझे सपोर्ट करती हैं, बाबा दोनों सपोर्ट करते हैं, फैमिली भी करती है। तो लेकिन ये है कि जो दादा दादी लोग हैं वो फिर इस चीज को थोड़ा कहते हैं कि नहीं, गाँव की बच्ची है, ये नहीं जाना, बच्चियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब बाबा को ये पता चला कि मेरी बेटी कुछ कर सकती है, मेरी मामा को भी पता चला, तो मेरी मामा ने और मेरे बाबा ने बहुत ज्यादा मेरे लिए किया भी है, दुआएं भी की हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे सपोर्ट भी किया है बहुत ज्यादा। तो मैं उनका बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करूंगी, मैं जितना करूं कम है उनके लिए। तो मैं उनसे कहूंगी कि हमेशा मेरे लिए ऐसे ही दुआ करते रहे, और मैं ऐसे ही आपका नाम इंशाल्लाह रोशन करूंगी, अपने वालिदैन का, अपनी फैमिली का, अपनी सिटी का, और इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान का भी नाम रोशन करूंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो कि आपने सफर ये वाला शुरू कर दिया है और इसमें हम आपके साथ हैं। बहुत प्यारा सा मैसेज दिया है सादिया ने हमें बातों बातों में। वालिदैन की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर ये समझा जाए कि जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपका फैमिली सर्कल है, उससे आपको सपोर्ट मिले, और आप बहुत ज़रूरी है। मेरा कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि फैमिली की सपोर्ट हर स्टेप पे, जिंदगी के हर स्टेज पे फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। चाहे आपका आउटर सर्कल आपको सपोर्ट करता है या नहीं करता, ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन आपके वालिदैन की सपोर्ट, उनकी दुआएं आपके साथ होनी चाहिए, वो आपको और मोटिवेशन देती हैं। जफर इकबाल साहब की जानिब हम दोबारा बढ़ते हैं, और आपका अंदाज ये वाला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एक तो वैसे ही आपकी हर बात में बड़ा काइंड जेस्चर आप देते हैं, और अल्फाज का चुनाव भी खासा अच्छा है आपका माशाल्लाह। जानना चाहती हूँ, एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बहुत लोग समझेंगे बड़ा टिपिकल सा सवाल है, लेकिन सवाल ये है कि आप क्या समझते हैं कि अच्छा हुक्मरान कैसा होता है? जी मेहरबानी मैडम, एक बात मैं अर्ज करना भूल गया था कि आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान जो है ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताजर तंजीम है, और अभी जो जिसके हमारे चेयरमैन जो है हमारे कायद हैं ख्वाजा मोहम्मद शफीक साहब, पहले मैंने अर्ज किया, हमारे सदर हैं अजमल बलोच साहब फ्राम इस्लामाबाद, और हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं नईम मीर साहब फ्राम लाहौर। और ये जो अभी प्रॉपर्टी टैक्स की जो ये कमी हुई है, तो जो नोटिफिकेशन एक कमेटी बनी थी इसके 12 सितंबर को, वजारत एक्साइज एंड टैक्सेशन ने कमेटी बनाई थी, तो उसमें सिर्फ जो मेरी वाली ताजर तंजीम है उसके जनरल सेक्रेटरी जो है वो उसका हिस्सा थे, उसके मेंबर थे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी और ताजर तंजीमें हैं उनके मुकाबले में ये क्रेडिट हमें जाता है, अचीवमेंट है। अच्छा, अब जहां तक आपने बात फरमाई कि अच्छा हुक्मरान कैसा होना चाहिए, ये पूरी इंसानी तारीख अच्छे हुक्मरानों के किरदारों से भरी पड़ी है, बिल्कुल, इसमें कोई इनकार नहीं है। और ये कोई कोई ऐसी किताब नहीं है जो बंद है, ये सबके लिए खुली है। तो उसमें जो पहली बात है ना, जो फोरमोस्ट जिसे आप कहें, वो ये है कि अच्छे हुक्मरान के लिए जरूरी है कि अगर वो गुफ्तार का गाजी है तो किरदार का भी गाजी हो, अमल का भी गाजी हो। अमल बहुत जिंदगी, बहुत ये बहुत अमल जो है वो बहुत एक ऐसी कसौटी है जो आपको सोना बनाती है। अच्छा, फिर जब बंदा कोई सदर बनता है या मुमलिकत का इंचार्ज बनता है तो वो एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाता है, तो उसके हर एक फेर पे जो है ना पूरी कौम को वो क्रिटिसाइज करने का, जायज क्रिटिसाइज करने का हक है, और वो क्रिटिसिज्म जो है वो उनकी इस्लाह के लिए होता है। ऐसे सहाबा कराम के दौर में भी हैं, सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा के दौर में भी हैं कि एक बंदा खड़ा हो गया कि उमर आपकी तो हाइट इतनी लंबी है, और जो पिछले दिनों जो माल गनीमत में कपड़ा मिला था उससे तो आपका लिबास नहीं बन सकता, तो आपको दो कैसे मिल गए? तो दर हकीकत तो वो जो वो क्रिटिसिज्म था दैट वाज वेरी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, वो डिस्ट्रक्टिव नहीं था। हम तो सीख पा हो जाते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव था। पहली बात तो ये है कि ये सोचना चाहिए, मेरा ईमान है अब कि जो बंदा मौत को सामने रखे, चाहे वो दीनी काम करे या दुनियावी करे, तो उसकी अलाइनमेंट दुरुस्त हो जाती है। बिल्कुल, वो कहता है भाई मैं कल मर जाऊं, शाम को मर जाऊं, भाई मेरे जिम्मे ये लायबिलिटी ना रहे, ये ना रहे। तो पहली बात यह है उसको मौत को याद करना चाहिए ताकि उसकी अलाइनमेंट दुरुस्त रहे, और सिर्फ अल्लाह का खौफ उस पर सवार हो, और किसी का ना, और किसी का नहीं। बिल्कुल ना हो। ये वो खौफ है जो आपको पूरी कायनात के खौफों से भगा के महफूज कर देता है। अब पहली बात तो ये है कि वो ये समझे कि मेरे पास वक्त मुख्तसर है, एक बात। दूसरा ये, जैसे खान साहब ने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया, एहसास प्रोग्राम। जी जी, एहसास। मैं खुदा गवाह है भी बाज दफा
खान साहब के लिए दिल से दुआएं निकलती इस प्रोग्राम की। शुक्रिया आप दोनों का हमारे शो में आने के लिए और मसरूफ रूटीन में से कुछ टाइम देने के लिए। और जाने से पहले शुक्रिया अदा करेंगे थैंक कि यू आपने फॉर हमें an बुलाया honor। और मेरी मेहरबानी। मतलब मैंने जो भी कहा, मेरे जितने भी सुनने वाले थे, मेरे गांव के लोग भी मुझे सुन रहे होंगे, बिल्कुल, जाहिर बात है बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। सिटी के, तो मैं आप सबका थैंक यू अदा करना चाहूंगी। और हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और सिर्फ शुक्रिया नहीं, खाली खाली फेस फ्रेश की जानिब से आपके लिए ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ये आपने रखने हैं। थैंक यू। देखिए शर्माना नहीं है, आपका भी बहुत 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 शुक्रिया। मेहरबानी। और हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, लेकिन उससे पहले जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पर। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। इजाजत है मुझे। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं रोही है 10 में। से पहले का सेगमेंट यकीनन आपने एंजॉय किया होगा, बहुत ही मजेदार किस्म की बातें हो रही थी, महंगाई के ऊपर भी बात हुई और हमारे साथ मौजूद थी सादिया बीबी जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया स्क्वॉश में। और अब हमारे साथ दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ गेस्ट मौजूद हैं, लेकिन बड़ा ही जिम्मेदारी का काम। आपको बताते चलते हैं कि फैसल अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्टर कमांडर M4। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, आप ठीक हैं जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं आप खैरियत से मैं हैं? खैरियत से। जिंदगी कैसी चल रही है? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक। चलिए ये तो बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। अभी बहुत सारी बातें हैं, जी जी। अभी तो बात शुरू ही नहीं हुई, बल्कि शुरू हुई है और अभी पूरी पिक्चर जो है वो बाकी है। और हमारे साथ मौजूद हैं ज़हूर धरेजा साहब, सदर सराइकिस्तान कौमी काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम अस्सलाम। मेरे को सराय की नहीं आंदी, मैं क्या करा? कोई हर्ज नहीं, तो उर्दू बोलो। चलिए ये अच्छी बात है, रिलैक्सेशन मिल गया, उर्दू में बात कर सकते हैं, लेकिन सराय की समझ आती है जी 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 तो आप आराम से मेरे साथ बात अला सकते हैं। ठीक है तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, तुम ठीक हो? जी तबीयत मैं से ठीक। असा बिल्कुल ठीक हाँ कोशिश करेंगे, सीख जाएंगे। फैसल अकरम साहब की जानिब चलते हैं। आपने बोला जिंदगी ठीक चल रही है, तो यकीनन काम भी बिल्कुल ठीक चल रहा होगा, बेशक। लेकिन क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, आजकल हम लोग मुख्तलिफ चैलेंजेस भी हैं। हमारे सबसे बड़ा चैलेंज तो आपको पता है ये धुंध का मौसम होता है। वेदर कंडीशन। कुछ अर्सा पहले मेरे एरिया में जहाँ पे मेरी पोस्टिंग है वहाँ पे फॉग का सूरत थी, लेकिन हमने बड़े अच्छे तरीके से जी उसको मैनेज किया। बहुत और खूब। इसके अलावा हमारा चूँकि बेसिक काम तो ट्रैफिक को मैनेज करना है, ट्रैफिक को मैनेज कर रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं लोगों को। और शुक्र है कि हम काफ़ी हद तक कामयाब अपने मिशन में भी हैं। यही हमारा काम है, ब्रीफ करना, एजुकेट करना, और सबसे आखिर में फिर हम जो गलती करता है तो उसको फिर फाइन भी करते हैं। लेकिन ये हम देखते हैं, और ये यकीनन सिर्फ मैंने नहीं नोट किया होगा, आप तमाम लोगों ने भी नोट किया होगा कि जो मोटरवे पुलिस है ना, इनके जेस्चर्स, इनका अंदाज और बहुत काइंड होते हैं। जी बहुत शुक्रिया। मेरे लिए ये बड़े रिमार्क्स इंकरेजिंग है। असल में मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि हमारा काम ही जो है ना, हमें जो सिखाया गया है और जो हमें बेसिक ट्रेनिंग दी गई है वो इसी की दी गई है कि आपने किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करना Misbehave नहीं और खुश करना। अखलाकी से। मेरे ख्याल में ये खुश अखलाकी एक ऐसा हथियार हाँ है जी। जिससे आप ऐसे काम भी कर सकते हैं जो नामुमकिन होते हैं। बिल्कुल। और यही मैं समझता हूँ कि हमारा तुरा इम्तियाज भी खुश अखलाकी है। जिंदगी की सबसे बड़ी कमाई ही ये है कि आप अपने अखलाक से लोगों का दिल जीते हैं। बेशक बेशक। और अगर आप ये समझते हैं कि दौलत पैसा यही सब कुछ है, तो यही सब कुछ नहीं होता। जी। आप लोगों के दिल जीते हैं अपने अखलाक से, अपने दिल से और अपने खूबसूरत अंदाज से। तो सबसे पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है कि मोटरवे पर सफर करने के लिए M टैग लाजमी करार दे दिया गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही। अब जिसने घर से निकलना है, सब बिलफर्ज मैंने घर से निकलना है और मोटरवे पर सफर करना है, तो अब क्या प्रोसीजर है? ये बिल्कुल आसान प्रोसीजर है, जिस तरह आपको पता है, अभी आपने भी बताया। और M टैग है क्या? M टैग ये एक सहूलत है जो आपके गाड़ी के फ्रंट स्क्रीन पे लगा दिया जाता है, और जिसका सबसे बड़ा फायदा है कि वक्त की भी बचत है। आपको किसी वेट नहीं करना पड़ेगा टूल प्लाजा में एग्जिट करते वक्त। ओके। आपने कोई पेमेंट के लिए नहीं रुकना। ओके। आप, और सबसे बड़ी बात जो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं बताना चाहूंगा कि हमारी जो काबिल एहतराम हाई कोर्ट के डायरेक्शंस और उनके ऑर्डर्स के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, और हमारे इंस्पेक्टर जनरल इनाम गनी साहब और इसको बड़े पूरी हमें इनकरेज भी कर रहे हैं, हमें गाइड भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपके वक्त की बचत होगी और स्मोक का जो सूरत हाल है उससे भी हमें बचने में
इसमें एक इसके बहुत हवाले बड़ा से टूल कोई होगा। अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं? ये अवेयरनेस तो हमने शुरू इसके 7 दिसंबर से ये इम्प्लीमेंट हुआ था, इस कंपल्शन, ओके। और इसकी जैसी डायरेक्शन हाई कोर्ट की आई थी, ओके। विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम हमने अवेयरनेस कैंपेन शुरू कर दी थी, और हम फुली तौर पे अब लोगों को इसमें फैसिलिटेट भी कर रहे हैं। सो नाउ एम टैग इज कंपल्सरी? जी बिल्कुल। ओके जी, बहुत सारे और सवाल भी हैं। आपने मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, जी, क्योंकि बहुत सारे कंसर्न्स हैं, बहुत सारी बातें होती हैं दिमाग में, जहन में, जिनके जवाब चाहिए होते हैं। जी मैं बिल्कुल हाजिर हूँ और इसीलिए बैठा हूँ, और आपके तमाम सवालों के कोशिश करूंगा कि हाँ, मैं कोशिश आपने करनी पूरे है। जवाब दे सकूं। ज़हूर धरेजा साहब की जानिब बढ़ते हैं। सराइकी में थोड़ी सी मैं चोर हूँ और बोली नहीं जाती मेरे से, फ्लुएंटली नहीं बोली जाती, कोशिश करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती। सराइकी साड़ी मिठड़ी ज़बान, और अगर मैं कहूँ कि सराइकी ज़बान से मोहब्बत करने वाले हैं ये, और सराइकी में अखबार भी निकाला है, तो इसमें कुछ गलत ना होगा। झोंक नामी अखबार। जिंदगी वैसे कैसी चल रही है आपकी? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सब अच्छा चल रहा है? जी हाँ, जिंदगी ठीक है, बस असां तो हुण गुज़ार दी है, हुण आउण वाली नस्ल दा सोचना है। असां कदों कि आउण वाली नस्ल दा फ़ायदा थी वे, आउण वाली नस्ल को सहूलतां थी वन, और असां मुल्क मज़बूत ते मुस्तहकम थी वे, वफ़ाक़ मुस्तहकम थी वे, और असां चाहूं कि वफ़ाक़ दा तवाज़ुन कायम थी वे, सूबा बढ़े, और ख़ास तौर पे जब सूबा बढ़ से इत्थां दे लोगों को भी सहूलतां हासिल थी सन, और ख़ास तौर पे फैसल अकरम साहिब जे बंदे इत्थां CSS करे सन, वो इत्थां डिप्टी कमिश्नर भी लग सन, असिस्टेंट कमिश्नर भी लग सन, और DPO CPO सब चीज़ मकसद है कि जरा ना उन्हें दा अलग कोटा मुकर्रर थी वैसे ना सूबे दी हैसियत नाल जी, और घर दे विच सहूलतां हुण जिवें सिविल सैक्रेटरीट बढ़ाया गया ई मकसद वास्ते कि भाई लोगों को सहूलतां मिलन, कितना मिलन वो एक अलग मौजू है, लेकिन जितना थी सके कि लोगों को सहूलतां मिलना चाहिए, लोगों को आसानियां पैदा थी होनी चाहिए उन्होंने जिंदगी दे विच, और लोगों को खुशहाली मिलनी चाहिए, और सबको तमाम वसाइल बराबर मिलने चाहिए, ताकि तू भी पाकिस्तान है मैं भी पाकिस्तान हूँ, हाँ जी, वो जरा नारा है वो हकीकत दा रूप धार सके। बिल्कुल, सिर्फ नारे की हद तक ना रहे। जी हाँ, और मकसद है कि देखो ना सारे कल पूरा एक जितना भी टर्नओवर है खुली किताब दे माने दे कि असा देखते से कि ये पाकिस्तान बढ़िया क्यों बढ़िया, इन वास्ते बढ़िया कि साडे नाल मकसद इम्तियाजी सलूक थी लाई मुसलमाने नाल, वत मकसद है कि असा को एक मशरकी पाकिस्तान अलग थे, और भी एक खुली किताब है, तुसा आप माशाल्लाह मास कम्युनिकेशन दे स्टूडेंट हो, सारे चीज़ा तालीम में चाहते कि आखिर उन्हें को क्या शिकायत हैं, कुछ शिकायत हैं ना कि चूंकि वही बढ़वाने वाले हैं, मुस्लिम लीग की बुनियाद भी उन्हें रखी, और उन्हें लोगों दे ही कुर्बानियां हैं सब तो ज्यादा, वाल आखिर क्या वजूहात बढ़े, तो सबको बराबर सहूलत मिलना चाहिए, कोई है कि इलाका फोकस नहीं थी होना चाहिए। बिल्कुल, और अगर ये इलाके दे लोग सूबा मंगते तो ये भी पाकिस्तान नाल मोहब्बत का इजहार है कि वो कोई अलग मुल्क तो नहीं मंगते, बिल्कुल सूबा मंगते, और वही सहूलत मंगते जिन्हें बे को, और खास तौर पर ऐसा कहते से कि भाई ना ये बरतर सूबा होवे ना कमतर सूबा होवे, जिमें बे सूबे उवें सूबा होवे, जिमें हुण सैनेट दे विचों बिल पास थी गए, सैनेट एक आइन साज इदारा है, उहदे विच दूत रही अक्सरियत नाल तरमीम थी गई है एक इदारे दे विचों, वो अमल को अगू ते वधावना चाहिए, और हूँ सैनेट को तस्लीम करना चाहिए। सैनेट ने जरी तरमीम की है, कौमी असम्बली उनको मकसद है तरमीम करे, और एक 50 साल की जद्दोजहद है, पुरअमन जद्दोजहद है, और इन लोग इन वसेब दे लोग तो इतने कुर्बान हैं पाकिस्तान वास्ते कुछ शुमार ही नहीं कर सकता। तुसा देखो कि रियासत बहावलपुर पूरा मुल्क दे दिता, बिला मशरूत दिता, पाकिस्तान दे कोल पहली तनख्वाह चलावन वास्ते पैसे का नान नवाब बहावलपुर ने 7 करोड़ रुपए दे दिता, और पाकिस्तान बनन को ही पहले रियासत बहावलपुर ने एक डाक टिकट जारी किया, एक दे उत्ते कैद आजम की तस्वीर है, एक तरफ तस्वीर है सादिक मोहम्मद खान की, तो कैद आजम ने फरमाया कि पाकिस्तान बनन को ही एक पाकिस्तान पहले मौजूद है और रियासत बहावलपुर है, और मुस्लिम लीग वास्ते पाकिस्तान वास्ते इतनी बेबहा कुर्बानियां
जिंदा तस्करा मकसद है निसाब च होना चाहिए, किताबें च होना चाहिए। अज मकसद जरी आने वाली नस्ल है उन्होंने कोई पता क्या नहीं भी कैं कितनी कुर्बानी दी है, कैं कितनी कुर्बानी दी है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इतों के कुर्बानी को तस्लीम किया वजे, इतों के लोगों को ओन किया वजे और उन्होंने जी जिद्दोजहद है पुरमन जिद्दोजहद है ये पाकिस्तान नाल मिट्टी नाल वसेब नाल उनको ओन किया वजे। बिल्कुल ई तरीके से मुल्क मजबूत थी से, मुल्क मुस्तहकम थी से। ये है मकसद है कि जरा ना तुसा सुने ना भी किवें गुजरती पई है। हाँ जी इवें गुजरती पई है। हाँ वो असां कहंदे से सराकीअ चेक जो भाई यार दिते हैं रोले डाढे भोगी वेंदू होले डाढे। ता सच पूछो तो ये खिते दी सारे लोगों की गुजरान सही कहनी और असा मुतमईन कहनी मुतमईन नहीं है। असा मुतमईन कहनी क्योंकि असा जरा कुछ मकसद है पाकिस्तान को दिते जिन्हें कुर्बाना दिते अपने रकबे दिते जायदादा दिते जमीना दिते मकसद है कि उनका रिटर्न नहीं मिला और मकसद है कि हुण सूरत हाल ई हद तक पहुंच गई है कि साडी जबान की तौहीन की वेंदी है, साडी सकाफत की तौहीन की वेंदी है, साडी सुञाण की तौहीन की वेंदी है, साको राइट्स तो महरूम किया वेंदे। और तुसा देखो साको जनूबी पंजाब आखिंदे बई सारी जबान दे विच तुहाडे ज़किरा यूनिवर्सिटी दे विच सराकी डिपार्टमेंट मौजूद है, एमफिल थींदी पई है, पीएचडी थींदी पई है, एमए थींदी पई है और इवें मकसद है कि जरा मरदमशुमारी दा फार्म है उहदे विच सराकी खाना मौजूद है, जरा शनाख्ती कार्ड दा फार्म है। ये हुकूमती चीज़ें दी मैं तो गल करदा बेटा उहदे विच सराकी दा खाना मौजूद है। जरा रेडियो हुकूमत दे रेडियो तो प्रोग्राम चलदे वो सराकी ना आख ते चलदे, टीवी तो जरा चलदे वो सराकी आख ते चलदे। साको वल जनूबी पंजाबी क्यों कहंदे कौमां हुंदे ने उन्हां दे वतन हुंदे ने उन्हां दी तहसीब हुंदी है, उन्हां दी सकाफत हुंदी है, सुञाण हुंदी है। अगर मकसद है कि सिंध नाल कोई क़यामत कहनी, बलोचिस्तान नाल कोई क़यामत कहनी, मकसद है कि पंजाब है बाकी सब दी सुञाण है तो वल मकसद है कि सारी सुञाण दे उत्ते अटैक क्यों थींदे। अगर वो अटैक थींदे तो ये आईन पाकिस्तान के खिलाफ वर्जी है। आईन पाकिस्तान कहीं इम्तियाजी सलूक की इजाजत नहीं देता कि तुसा मकसद है कि सब को मनो, कहीं नाल इम्तियाजी सलूक ना करो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। सर आई के सूबे के हवाले से बात कर रहे हैं तो अभी तक हम कामयाब क्यों नहीं हो सके? जब मोटिव ही एक है, गोल ही एक है तो सब एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ रहे हैं? गाल है कि मकसद है कि घर को गाल शुरू करूं असा कहते से असा कैदी तख्त लाहौर दे नहीं सको अपने घाणी वात दिते जेरे इथों दे लोग जेरे इथों की क्यादत है वो मखदूम है नो गिलानी है नो कुरैशी है नो लगारी है नो मजारी है नो वड्डे जेरे नस्ल दर नस्ल असैम्बलियां दे विच खड़े सब तो पहले तो उन्हां दा जुर्म है कि अज भी गाल नहीं करेंदे। अच्छा ये अज तो नहीं अंग्रेज दौर तो इवें थींदा है और ये लोग मकसद है कि हमेशा इक़्तिदार दे मराकज़ दा तवाफ करेंदे। इन्हें दा सब तो वड्डी जरी मिराज है वो है कुर्सी इक़्तिदार ओहदा, जबकि ई वतन दे लोगों को या असरी आने वाली नस्ल को कुर्सी इक़्तिदार तो ज्यादा नहीं उन्हें मकसद है कि जरी रियासत है उन्हें विच अख्तियार चाहिए। बिल्कुल। अच्छा हुण असा अगर इन्हां दे गाल करन मकसद है कि नाराज थींदे असां भी थी वो पे नाराज बई तुहाडे वड्डे अगर मकसद है कि अंग्रेज की गुलामी करेंदे हन तो तुसा तो हुण मकसद है कि बदल लियो। हुण पाकिस्तान बढ़ गए हुण असां अंग्रेज़ों को गुलामी घिन की है हुण तुसा मकसद है कि जरा ना पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की गाल करो, जेरी सच गाल है असैम्बली च करो, तुसा ऐवान च करो, तुसा हर फोरम ते करो। बिल्कुल असां करेंदे से कोई मकसद है कि साकू कहीं आते फैर मार रहे थे बिल्कुल करेंदे खड़े से मकसद है कि साकू आज़ादी हासिल है। असां सड़क ते भी करेंदे से एहतजाज भी करेंदे से असां हर फोरम ते करेंदे से लेकिन जिन्हें वोट गिधन उन्हें दा ज्यादा हक पड़दे। हुण एक सवाल आंदे कि जनाब तुसा जरे ना इस तरह की जमातें आले गाल तो करेंदे सूबे दी वोट तो थोक मिलदा क्या नहीं, चलो मेरे को वोट नहीं मिलदा, इमरान को तो मिले उन्हें तो सूबे दे ना ते वोट गिदे उन्हें तो अपने मंशूर च लिखे उन्हें वल बाद च जरा इना सूबा महाज बढ़ाया और उनको जम किता तहरीक इंसाफ रिटर्न मुहिदा लिखा कि असा सऊदी ने अंदर सूबा बड़े सू किथा गया सऊदी। बिल्कुल भाई इवें मकसद है पीपल्स पार्टी सूबे दे नां ते वोट गिदे
नून लीग सूबे दे नां ते वोट गिधे, लेकिन सारे धोखा करेंदे, सारे फ्रॉड करेंदे, सारे कूड़ मरेंदे, यानी वोट हासिल हुए फिर भी उस पर काम नहीं किया काम गया। नहीं कीता। तुसीं देखो कि पीपल्स पार्टी दौर दे विच पीपल्स पार्टी वोट गिधे, हाँ जी। उन्हें सूबा कमीशन बनाया, सूबा कमीशन ने काम शुरू किया, नून लीग बाइकाट कर दिता और उन्हें आख्या कि नहीं जनाब ये कमीशन गलत है, इहदे विच जमशेद दस्ती जो लोग विच मेंबर हैं, फलाम मेंबर हैं, फरातुल्ला बाबर दा क्या हक बढ़ दे और खैबर पख्तूनख्वा दा वगैरह वगैरह साढ़े इतराज है। असां खुद सूबा बड़े सूं। जेड़े टाइम दूजा इलेक्शन लड़िया, नून लीग ने अपने मंशूर दे विच लिखिया कि असां सूबा बड़े सूं, बल्कि 2 सूबे बड़े सूं। उनको 2 तरही अक्सरियत हासिल थी, और एक डी दे विच सूबा बढ़ा सकते हैं। जरा हुण उजर देंदे ना कि भाई साडे कोल मकसद है कि अक्सरियत कहनी, उन्हां को 2 तरही अक्सरियत है। वल पूरे 5 साल दे विच उन्हां नाम ही ना चाहता, कित्थां गया मंशूर और जेरे मैंडेट दे ते सपोर्ट कीते वो बहु अहम होंदा है कि भाई तुसां एक बंदे को जबान दित्ती है, एक तुसां वादा कीते है, एक अहद कीते और मुल्क कौम दे बेहतरीन मफाद दे विच, लेकिन चूंकि नीयत सही कहनी, बिल्कुल ई वास्ते मकसद है, इसलिए इस पर काम नहीं किया जा सका। फैसल अकरम साहब की जानिब बढ़ते हैं और मौसम की बात करते हैं, वेदर कंडीशंस की बात करते हैं। हमने देखा एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया, एक्सीडेंट हमने देखा धुंध की वजह से। अब स्मोग का इशू है, पहले तो लोगों में, अभी तक मैं अनफॉर्चुनेटली सैडली इस बात को एडमिट करती हूँ, एक्सेप्ट करती हूँ कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। वी स्टिल कंसिडर स्मोग एज अ फॉग। हम समझते हैं कि स्मोग फॉग है, हम वो उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अब हम स्मोक का भी इशू देख रहे हैं और अब मजीद वेदर चेंजेस आएंगे, हम देखेंगे कि फॉग होगी, तो इस हवाले से क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, क्या अपनाने चाहिए? बिल्कुल, ये आपने बड़ा अच्छी बात पॉइंट आउट की। और ये मैं थोड़ा सा अर्ज करता चलूँ कि हम ये जो धुंध का चीज़ है इसको हम कैसे मेजर करते हैं जी। इसमें धुंध में 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है जी आम धुंध होती है जिस पे आपकी विजिबिलिटी रोड पे 200 मीटर होती है, इसको हम धुंध कहते हैं। फिर एक होती है जिसमें बिल्कुल आपका विजिबिलिटी कम हो जाती है, जिसको हम डेंस फॉग कहते हैं। उसमें 50 मीटर से या इससे भी कम होती है विजिबिलिटी। तो इसी से आप अंदाजा लगा लेंगे जब विजिबिलिटी आपकी डेंस फॉग में 50 मीटर है तो ये बिल्कुल सेफ नहीं है कि आप अलार्मिंग सिचुएशन है जी। और इसीलिए अब चूंकि आपने बड़ा अच्छी बात पॉइंट आउट कर दी कि स्मोक, ये बेसिकली अब स्मोक और फॉग का फिनोमेना इकट्ठा हो गया है। हाँ जी। अब जब स्मोक आएगी तो डेफिनेटली टेम्परेचर लो होगा। और ये मैं थोड़ा अर्ज करता चलूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि फॉग बनती कैसे है। फॉग का फिनोमेना ये होता है जी कि 80% अगर मॉइस्चर है हमारी एटमॉस्फेयर में और जो डिग्रीज ऑफ टेम्परेचर है वो 8 डिग्री हो जाता है, इसको हम कहते हैं ये फॉग के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट है। हाँ। और जब ये चीज अचीव हो जाती है एनवायरनमेंट में तो वो चीज फॉग बन जाती है। तो ये फिनोमेना फॉग का इस तरह बनता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। अब इसमें एडिशन हो गया स्मोक का। स्मोक की वजह से ये होता है कि डेफिनेटली बात है कि वो एक लेयर की सूरत में सनलाइट को वो कवर कर देती है और वो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। उसी तरह मॉइस्चर ऑलरेडी मौजूद होता है, तो स्मोक और फॉग मिल के एक अजीब सा वो कह लें कि डेंस फॉग, और वो बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रहा होता कि ये कैसे एनवायरनमेंट पे चेंज आ गई है मोटरवे के ऊपर, खास तौर पे मोटरवेज के ऊपर। हाईवेज पे ऐसी सूरत में ट्रैवल किया जा सकता है, लेकिन मोटरवेज बिल्कुल मौजू नहीं है कि आप इस इतनी डेंस फॉग की हालत में सफर करें मोटरवे जी। जहां तक आपने सेफ्टी मेजर्स का कहा है तो मैं बताता चलूं कि वो बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि हत्तल मकदूर ना सफर करें। इसके लिए हमारी हम सफर ऐप भी है और हमारी ट्रैवल एडवाइजरी भी है जिसको हम लम्हा ब लम्हा अपडेट करते रहते हैं। लिहाजा अगर आप बहुत ही इमरजेंसी है तो आप पहले कंसल्ट कर लें, हमारी 130 हेल्पलाइन भी है। 130 हेल्पलाइन है। ऐसी सूरत में जब आप समझते हैं कि मोटरवे क्लोज है तो आप मत घर से मोटरवे के लिए निकले। और जब अगर आप मोटरवे के लिए सफर के लिए निकल पड़े हैं और कुछ स्मोक या फॉग का कुछ ऐसी सूरत है तो उस सूरत में मेरे ख्याल में जो सबसे अहम बात होती है आपके लिए कि आप अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं और उसके साथ जो फॉग लाइट्स हैं वो आगे और पीछे दोनों जानब लगाएं और अपनी स्पीड हत्तल मकदूर कम रखें। स्पीड का जो है ना जी, सबसे पहले जैसे आपने अभी अर्ज किया कि जी
बड़ा एक हादसा भी हुआ, जी। तो उसका यही बुनियादी वजह थी कि हम लोग ओवर स्पीड करते हैं और हम ये समझते हैं कि बस विजिबिलिटी क्लियर है, आगे भी ऐसी होगी, वो अचानक कोई ना कोई फॉग का पैच आ जाता है, उसमें आप अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते और फिर वो एक चेन ऑफ एक्सीडेंट्स हो जाती है। एग्जैक्टली, और यही हुआ जी, यही हुआ। तो लिहाजा ये कि स्पीड बिल्कुल हरगिज ना आप अपनी गाड़ी की बढ़ाएं और स्लो स्पीड में चढ़ें, और आप इसी साथ साथ अपनी गाड़ी के शीशे भी थोड़े थोड़े खुले रखें ताकि आपको एनवायरनमेंट की से आवाज आ सके या महसूस कर सकें कि बाहर कैसा है, क्योंकि जब आप गाड़ी के शीशे चढ़ा लेते हैं तो फिर वही फॉग और स्मोक की सूरत आपकी गाड़ी के अंदर भी हो जाती है। ऐसा ही है, तो इसलिए आपकी विजिबिलिटी तो ऑलरेडी रोड पे कम है, जब आप गाड़ी के शीशे चढ़ा के रखेंगे और सर्दी से बचेंगे तो वो मजीद उसमें इजाफा कर देगा, मुश्किलात हो जाएंगी। और भी काफी सारे सवाल हैं, बड़े बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जिनके बारे में बात करनी है। चलते हैं ज़हूर साहब वापस और पूछते हैं कि, और पहले तो बताते हैं कि आप हमारे सराइकी हीरो तो हैं ही सबके लिए, इस पूरे खिते के। आपका भी कोई हीरो है आपकी नजर में? पहली गल तो है कि जरा ना मैं हीरो कहनी, मैं तो बस खिते का एक अदना जहा नौकर हाँ, मैं कारकुन हाँ। ते अल्लाह माफी देवे, मकसद है कि मेरे विच कोई हीरो वाली यो जी गल कहनी, लेकिन ये कि तुसां आखे कि मेरे बहुत सारे हीरोज हैं जेरे के देखो हर खिते का, हर धरती का अपना एक कोई ना कोई हीरो होंगे, उन्होंने स्ट्रगल होंगी है, उन्होंने जदोजहद होंगी है, लेकिन तुम देखो कि ख्वाजा गुलाम फरीद वो साडे हीरो हैं ये धरती दे। अज तो 150 साल थी गई उन्होंने शायरी तो, अज भी वो मजबूत तो मजबूत शायरी है। हुण असां इत्थां रोही चाहे बैठे से, ते बल्कि मैं तो शुक्रिया भी अदा करना जो खाज साहब रोही दे बारे जाके, या रोही यार मिलावड़ी है, शल होवे हरदम सावड़ी है, वन पीसूं लसड़ी गावड़ी है, घिन अपने सोने सहवक नूं। उन्हें 17 साल रोही दे विच गुजारे और रोही को अमर कर दिते। रोही यानी चोलिस्तान, रोही उठड़ी तो भतार वे, आमल को सेंगा यार वे, थलड़े बाग बहार वे, दी रात मेघ मलार वे, चौधार गुल गुलजार वे। मैं कहना कि शेक्सपियर क्या शायरी कर सकिया उसी जेडी ख्वाजा फरीद ने की। हाँ जी, बिल्कुल इस पर बात करते हैं। सराइकी ज़बान के हवाले से बात हो रही है, सराइकी कल्चर के हवाले से बात हो रही है, सराइकी सूबे के हवाले से भी बात हो रही है, लेकिन बात को कंटिन्यू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक दफा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। रोही एट 10 में बहुत ही मजेदार किस्म की डिस्कशन चल रही है। मोटरवे पे सफर करना है, एम टैग बहुत लाजमी है, इट इज वेरी कंपल्सरी नाउ। सो अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपने कहीं जाना है, सफर करना है और थ्रू मोटरवे करना है, तो एम टैग इज वेरी नेसेसरी, और इस हवाले से बात हो रही है। फैसल अकरम साहब की जानिब बढ़ते हैं और बात को कंटिन्यू करते हैं। बात ये हो रही है, कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हैं मोटरवे पर जिनका ख्याल नहीं रखा जाता, मतलब वायलेशंस कौन सी ज्यादा हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपने एम टैग की भी बात की। एम टैग भी जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज किया कि एक कंपल्शन है, इसमें हमारा ही फायदा है, इसमें कोई ऐसे हमें इसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए। वक्त की बचत भी है, हमारे हाई कोर्ट की डायरेक्शंस भी हैं, और हमारे जो हाई कमांड है, खास तौर पे हमारे इंस्पेक्टर जनरल, वो इस बारे में बड़े अच्छे इकदाम ले रहे हैं, और हम भी उनकी इन एक्टिवली काम हो रहा है और डेली बेसिस पे इसकी रिपोर्ट्स ले रहे हैं, और वो अपडेट ले रहे हैं, और वो उनकी पूरी कोशिश है कि हम इसका जो एम टैग लगाने की एक गाड़ियों के ऊपर इसको कामयाब बनाएं। इसमें डेफिनेट बात है कि कोर्ट ने ऑर्डर्स भी पब्लिक इंटरेस्ट में दिए हैं, ये पब्लिक का इंटरेस्ट है, ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जी हम पाबंदी लगा रहे हैं जी एम टैग के बगैर मत आए। इसमें आवाम का ही भला है। आप लाइनों से, कतारों से, आपको पता है कि जब आप मोटरवे पे सफर कर रहे हैं तो आपकी तमाम जो सफर की सहूलत है वो आपके टोल प्लाजा पे जो लाइन में लगने से वो खत्म हो जाती है, आपका तमाम टाइम वहीं जाया हो जाता है। इस तरह जी उसमें है। मैं इसीलिए आपके प्रोग्राम के तवज्जो से भी चाहूंगा कि हमारे जो रोड यूजर्स हैं, बड़े आपने बल्कि सवाल पूछा था तो वो टाइम नहीं मिल सका, बड़े आराम से लगाया जा सकता है। इसमें कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, सिर्फ आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए, और आपके मोबाइल नंबर हो, और गाड़ी का नंबर हो, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी चीजें जो उधर बूथ बना हुआ है एम टैग इशुएंस का, वहां पे कंप्यूटर के अंदर स्कैन किया जाता है।
تاکہ اس کو لگانے کے بعد کوئی مس یوز نہ کر سکے. اور اسی وقت آن دی اسپاٹ آپ پیمنٹ کر کے اپنی گاڑی میں، یعنی یہ آپ سمجھے کہ ایک گاڑی کو ایم ٹیگ لگانے میں 5 منٹس لگتے ہیں، صرف 5 منٹس. اور اب تو ہمارے انسپیکٹر جنرل کی جو ایفرٹس ہیں ان کی وجہ سے زیادہ وہ فیسیلیٹیشنز ہو گئی ہیں، زیادہ بوتھ بن گئے ہیں، تاکہ لوگوں کو یہ بھی نہ مسئلہ بنے کہ جی ہم تو قطار میں کھڑے رہے، ہمارا تو ٹائم ضائع ہوگا. کیونکہ ہماری تو یہ ڈرائیو ہی ایسی ہے کہ جس میں ٹائم کو ہم نے بچانا ہے. یس، موٹر وے کا یوز اس لیے کیا جاتا ہے کہ جہاں جلدی پہنچنا پلیز موٹر وے کے تھرو. جی، اور بالکل اس کا بڑا اچھا رسپانس ہمیں ملا. مجھے بھی کچھ لوگوں کی، بہت لوگوں کی کالز آئی ہیں، اور میں نے ان کو اسٹریٹ فارورڈ بتا دیا کہ میں آپ کی ہیلپ نہیں کروں گا، آپ جائیں اپنا ایم ٹیگ لگوائیں اور پھر آپ کو ہم موٹر وے پہ انٹر ہونے دیں. مطلب دس از فار آل. جی، اور یہ عوام کو بڑی اویئرنیس بھی ہم نے دی، اور شکر ہے کہ عوام کو بہت زیادہ اس کے بارے میں اب آگاہی بھی ہو گئی ہے، اور وہ اس بارے میں بڑے عوام کین ہے کہ جی ہمارا ایم ٹیگ لگانا ہونا چاہیے. یہ بڑی اچھی بات ہے. جی، اور اسی طرح پھر آپ نے پوچھا ہے کہ جی وائلیشن کا اور ریسٹرکشنز کا. جی بالکل ایسے ہی ہے. موٹر وے پہ جو ایک روٹین میں ہماری ایک کمپین تھی وہ تو یہ ہے کہ ہم اوور سپیڈنگ کو روکیں، سیٹ بیلٹ کا یوز ہو، اور خاص طور پہ موبائل فون کا روڈ یوزر استعمال نہ کریں. یہ تو ہوگی بنیادی چیزیں جو ہم ہر وقت ٹول پلازا پہ اور گاڑیوں کو روک کے بتاتے رہتے ہیں. لیکن خاص طور پہ کچھ جو ہمارے انسپیکٹر جنرل انعام غنی صاحب ہیں انہوں نے ہمیں ہدایات دی ہیں کہ موٹر وے کو وائلیشن فری ہونا چاہیے. کیونکہ موٹر ویز جو ہیں یہ فیس ہے ہمارا، موٹر ویز نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پولیس کا. اگر یہ فیس ہی ہم بگاڑ دیں گے، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے، تو نہ صرف اس میں یہ کہ کمیوٹرز جو روڈ یوزرز ہیں ان کی بھی سیکورٹی کے اور ان کی لائف کی سیونگز کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلے انسپیکٹر جنرل نے ہمیں یہ کہا جی کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ ان رجسٹرڈ وہیکلز جو ہیں وہ بھی موٹر وے پہ نہ لے کے آئیں. ان فٹ وہیکلز خاص طور پہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان فٹ وہیکلز بھی ایک ایشو ہیں. آپ کی گاڑی کے ٹائرز پرانے ہیں، آپ اچھے ٹائرز یوز نہیں کر رہے، اور ایسے بھی ہوتا ہے جب آپ 120 کی سپیڈ پہ جا رہے ہیں تو ٹائر برسٹ ہونے سے آپ کی گاڑی کا نہ صرف بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے بلکہ آپ کی جان کو بھی خطرہ ہے. اسی طرح میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا اپنے روڈ یوزرز کو کہ موٹر ویز کے اوپر اپنی گاڑی کی لائٹس مدھم رکھیں، اور HID لائٹس ان کا استعمال بالکل نہ کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی لائٹس یوز کرتے ہیں تو اگلے جو آپ کے آگے گاڑی جا رہی تھی ان کی آنکھوں وہ بلائنڈ ہو جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے بلائنڈ ہونے کی وجہ سے ان کو اپنی گاڑی چلانے میں بھی مسئلہ ہوتا ہے، اور اس سے کوئی حادثہ کا بھی باعث بن سکتا ہے. تو ان چیزوں کے اوپر ہم فوکس کر رہے ہیں. ہم لوگوں کو پہلے بریف بھی کرتے ہیں، اور ویسے بھی ہمارے موٹر وے پولیس کی پالیسی ہے کہ ہم 3 E's پہ بلیو کرتے ہیں. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا بتا دوں کہ 3 E's میں پہلا ہے روڈ انجینئرنگ، جو ہم فالو کرواتے ہیں NHA سے کہ روڈ کی انجینئرنگ اچھے طریقے سے روڈ فرنیچر کو دے دیا جائے. پھر ہم اس کے اوپر اپنی ایجوکیشن کرتے ہیں، بریف کرتے ہیں، اور سب سے آخری ہمارا جو پھر ایسا تمام چیزیں انشور کر کے مقصد ہوتا ہے کہ اب لوگوں کو انفورس کیا جائے. جب روڈ انجینئرنگ بھی ٹھیک ہوگی، لوگوں کو ایجوکیٹ بھی کر دیا، بریف بھی کر دیا، سب سے آخر میں پھر ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ جو اس چیزوں سے ابھی بھی اویئر نہیں ہے ان کو اس چیز کی وائلیشن پہ پھر جرمانہ کیا جائے. تو ہمارا سب سے آخری مقصد جرمانہ کرنا ہے. سب سے پہلا مقصد ہے کہ روڈ کو اچھے طریقے سے اس کی انجینئرنگ کا اویئرنیس دی جائے، روڈ کو بہتر کیا جائے. اس کے بعد پھر آخر میں جو آخری جو ہوتا ہے کہہ لیں کہ جرمانے کا ہمارا پھر بھی اگر کوئی نہیں سدھر رہا تو پھر اب ہم جرمانہ کر دیتے ہیں. جی بالکل، اس کے آخری ہمارا جو سمجھ لیں کہ سب سے ہوتا ہے مقصد وہ جرمانہ ہوتا ہے. اس سے پہلے ہم پرائرٹی. جی بالکل، یہ ایک بڑی اچھی بات ہے. تو عوام کا ہی بھلا ہے، اس میں عوام کا ہی سوچا جا رہا ہے. جہاں پر موٹر وے پولیس کی اتنی رسپانسبلٹیز ہیں، اتنی ڈیوٹیز ہیں، تو وہاں پر ہم لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے، ہم پر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنا خیال رکھیں اور ان کا بھی خیال رکھیں جو ہمارا خیال رکھنے کے لیے وہاں پر موجود ہیں. ظہور صاحب کی جانب دوبارہ بڑھتے ہیں. سرائیکی شاعری کے اوپر بات ہو رہی تھی، آپ کے فیوریٹ کی ہیرو آپ بتا رہے تھے، تو اب سرائیکی شاعری کی جانب بڑھتے ہیں. کس طریقے سے آپ بتائیں گے اس حوالے سے؟ جی میں جرے اپنے ہیرو دی گال کریں دا بیان خواجہ فرید، وہ بھی بنیادی طور پہ سرائیکی دے شاعر ہیں اور بہت بڑے شاعر ہیں. اور میں تو دساں کہ انہاں جڑا اج تو 150 سال پہلے کچھ یہ جو شعر آکھن این ٹائم بھی میں کو اردو یا کہیں بئی زبان دے وچ شعر پڑھن کو نہیں ملدے. اکھیاں دے وچ قطر نہ ماوے سارے سجن سمان دے. تو چونکہ فیصل اکرم صاحب موٹر وے دن ہن بندہ سفر کریندا پہ ایک اکھ دے وچ کوئی قطر آویندے، کوئی مچھر پے ویندے، جب تک وہ نہ نکلے بندہ بے تاب بے چین. لیکن خواجہ صاحب آکھدے سجن سارے سما ویندن.
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਸੀਹਤ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੱਜਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਅੱਖ ਦਾ ਕਤਰ ਨਾ ਬੜੇ। ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰੇਂਦੇ, ਚੰਗਾਈ ਕਰੇਂਦੇ, ਨੇਕੀ ਕਰੇਂਦੇ ਔਰ ਹੁਸਨ ਅਖਲਾਕ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈ ਕਰੇਂਦੇ, ਖੋਟ ਕਰੇਂਦੇ, ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕਰੇਂਦੇ, ਬੇਅਖਲਾਕੀ ਕਰੇਂਦੇ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਰਾਇਕੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਕਿਰ ਸ਼ੁਜਾਬਾਦੀ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਵੇਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਆਦਨ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਰੋਵਣ ਧੋਵਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ 150 ਉਹਦਾ ਹੀ ਇਜ਼ਹਾਰ थी सी ना, शहर तो एक इजहार ही करेंगे ना। हम शाकिर अगर रखेंगे कि भाई भला खुशियां कहीं को चक पेंदे, भला खुशियां कहीं को चक पेंदे, कोई खुशी ठुकरा पता लग वेंदे, जिवें चीज जरी चीख पुकार को फन दसदी वह तू चा बड़ा पता लग वेंदे, जे रोवण अपने वस होंदे तू रो दिखला पता लग वेंदे, जिवें उम्र निभी है शाकिर दी एक मिनट निभा पता लग वेंदे। तो भाई तुसां देखो कि ई वसेब को माखे तुसां महरूमियां दितन ते ओवल मकसद है कि शहरी ची तो उनका इजहार इवें थी से। हुण ख्वाजा फरीद दा जरा दौर है ऐन अंग्रेजी दे उरूज दा दौर है और थोड़े जही मकसद है कि अगू पिछू अल्लामा इकबाल दा वो दौर है। अल्लामा इकबाल को मकसद है कि अंग्रेज ने सर दा खिताब दिता, ख्वाजा फरीद आख्या जो भी अपनी नगरी आप वसा तू पट अंग्रेजी थाने। उन्हें अपने नवाब बहावलपुर को आख्या कि भाई ये जरी अमल दखाल है अंग्रेज का को खत्म करो। तो ख्वाजा साहब का जरा पैगाम है वो एक हुर्रियत का पैगाम है। हालांकि उले वो भी मकसद है कि जरा ना किताब अलकाब अंग्रेजों को गिन सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहीं नाल मुलाकात भी साबित क्या नहीं। तो वो लोग बहुत बड़े लोग होंगे जेरे मकसद है कि हुर्रियत की गाल करें और जेरे गाल मकसद है कि उनको उले वक्त लोग बागी कहते, लेकिन वो हीरो होंगे। हाँ जी। जिवें तुसां गाल कीती असल हीरो इहे जे लोग होंगे। बिल्कुल। तुसां देखो मेरा ताल्लुक उथों खानपुर नाल है, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने जद्दोजहद की अंग्रेज के खिलाफ और तवील जद्दोजहद की, जला वतनी कटी और इंदे बावजूद उन्हें रेशमी रुमाल तहरीक शुरू की। अज वो हीरो है। वो भावें मकसद है कि जितना भी होवे उनकी जद्दोजहद को कौन ठुकरा सकते। इवें मकसद है कि असाडा पूरे मकसद है कि खिते दे विच साडा दुल्ला भट्टी भी हीरो है, साडा अहमद खान खरल भी हीरो है और जेरे भी लोग जै भी हुर्रियत की गाल की है वो हीरो है। आपने सरायकी शहर बात हो रही थी और शाकिर शुजाबादी साहब का बड़ा नाम, आपने कुछ शेर कहे तो मेरे भी जहन में कुछ जुमले हैं, मैं कहना चाहूंगी। तू मेहनत कर ते मेहनत दा सिला जाने खुदा जाने, तू दीवा भाल के रख चा, तू दीवा बाल के रख चा, हवा जाने खुदा जाने। और इन जुमलों के बाद मैं आपको बताती चलूं कि जहाँ शायरी की बात हो रही है वहाँ पर आज यौम पैदाइश है हजरत जॉन एलिया का। और अगर हम अपने आज के नौजवानों की बात करते हैं तो खासा रुझान है उनका शेर व शायरी की जानिब, और जॉन एलिया को सबने ही पढ़ा है, सबने ही सुना है। आपका क्या कहना है इस हवाले से? जॉन एलिया अजीम शायर, मकसद है कि उन्होंने बारे आखण मकसद है कि कोई फखर है सारे पाकिस्तान का। लेकिन मैं ये कि काश मेरे को मकसद है कुछ उर्दू शेर भी याद होवे ना तो मेरे को, लेकिन असा उन्होंने परस्तार है से कोई शक नहीं। हाँ, सुबह ही मैं सुन रहा था उनके बारे में। सुन रहे थे, प्लीज हमें तो सुनाइए। नहीं, उनकी शायरी का मुझे नहीं पता, सॉरी, लेकिन बड़ा अच्छी बात मुझे ये पता चली कि वो उनकी, चूंकि आज जैसे आपने बताया कि उन्होंने 9 बरस की उम्र में पहला शेर कहा था, तो वो मुझे चीज़ बड़ी इंस्पायर किया उसने कि वो इतने बड़े शायर थे कि बिल्कुल अपने बचपन के वक्त में उन्होंने पहला शेर कहा था। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है को, लेकिन ये कि मैं इस वक्त उनका कुछ शेर तो नहीं सुना सकता, लेकिन ये चीज़ मुझे इल्म में आई थी तो मैंने कहा मैं आपके प्रोग्राम में बड़ी गाल जो देखता हूँ वही बोलता हूँ, मैं अपने शहर का सबसे बड़ा फसादी हूँ। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हम प्रोग्राम को दोबारा से कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक जी। एक दफा फिर से रोही या 10 में आपको खुशामदीद कहते हैं और मोटरवे पर सफर करने के हवाले से बात हो रही है। बहुत सारी मालूमात मिल रही हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और सिर्फ ये इन्फॉर्मेशन सुननी नहीं है, लेनी नहीं है, इस पर अमल भी करना है क्योंकि ये हमारे भले की बातें हैं। तो अगर हम ये समझते हैं कि पुलिस की ही तमाम जिम्मेदारी है, ऐसा नहीं है, ये एक मिसकंसेप्शन है, ये एक गलत सोच है, गलत माइंडसेट है। हमने अपनी जिम्मेदारियों के बारे में भी बात करनी है, अपनी जिम्मेदारियों को भी एक्नॉलेज करना है और अपने फराइज भी निभाने हैं। और जहां पर मोटरवे पर सफर करने के हवाले से बात हो रही है, मुख्तलिफ वायलेशंस के मुख्तलिफ रिस्ट्रिक्शंस के हवाले से बात हो रही है, वहीं पर सराइकी कल्चर, सराइकी ज़बान के हवाले से भी बात हो रही है और शेर व शायरी का सिलसिला चल पड़ा था। और मैंने कल भी जिक्र किया था कि अगर मेरे सामने ये महफिल सजा दी जाए तो फिर बोलना ही शुरू कर दूंगी, मैं चुप नहीं रह सकती क्योंकि मुझे शेर व शायरी का खासा शौक है और बढ़ता जा रहा है। लेकिन बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द पॉइंट, हम बात कर रहे थे मोटरवे पर सफर करने के हवाले से और अब हम बात करेंगे ओवर स्पीडिंग की। आपने बोला कि जो पिछला रिसेंट हादसा हुआ है वो भी, उसकी वजह भी यही थी और मुख्तलिफ जो हम चीज़ों पर फोकस नहीं करते उनकी वजह से ये नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हमें झेलना पड़ा और देखना पड़ा। तो नो डाउट ये एक बड़ा हादसा है और ओवर स्पीडिंग इज द मेन कॉज। ओवर स्पीडिंग, स्पीड को मॉनिटरिंग करने के हवाले से क्या फॉर्मूला है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। ओवर स्पीडिंग के लिए हमारे कैमराज हैं जो कि बाज़ औक़ात तो हम लोग किसी भी जगह पे जहाँ पे हमें पता हो कि इस जगह पे ओवर स्पीडिंग होगी तो हम वो मैनुअल कैमराज लगा के अपने ऑफिसर्स को डिप्यूट कर देते हैं। तो वो 2 घंटा या 3 घंटे या जिस भी उस शिफ्ट के औकात में एक रुझान होता है कि जी ओवर स्पीडिंग होगी और ये जो गाड़ियां ओवर स्पीडिंग करेंगी, खासतौर पे रश आवर्स होते हैं, जब वीकेंड्स होते हैं तो उस सूरत में हम मुख्तलिफ जगहों पे डिप्लॉय करते हैं। लेकिन अभी मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूँ कि अब मोटरवेज के पास इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी आ गया, ITS के कैमरास भी आ गए जो 24 आवर्स ऑफ द डे वो 24/7 चलते हैं। वो किसी एक मखसूस औकात में नहीं, वो फुल टाइम ऑपरेट कर रहे हैं जी, वो फुली ऑपरेशनल होते हैं, 24 घंटे ऑपरेशनल होते हैं, दिन में भी और रात को भी। और मैं अब बताता चलूं कि आपने चूंकि ये टॉपिक पे बात शुरू की तो लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि जी रात को तो चेकिंग होती ही नहीं है तो रात को आप स्पीडें लगाएं। हाँ जी। तो ये मिसकंसेप्शन वो उनकी अपनी दूर कर लें कि अब हमारी जो स्मार्ट मोटरवेज हैं जिनके ऊपर ये ITS सिस्टम डिप्लॉय हो गया है, इसमें एक हमारी मुल्तान सखर मोटरवे भी है, इस पे भी ITS सिस्टम चल रहा है। इसी तरह बाकी जो मोटरवेज उनको भी स्मार्ट मोटरवेज की तरफ लाया जा रहा है। तो उसमें हमारे पास 24/7 वो कैमरास चल रहे हैं दिन रात। और जहाँ पे ये स्मार्ट कैमरास नहीं है वहाँ पे फिर मैनुअल चेकिंग दिन में भी और रात के औकात में भी, उन औकात में जब हमें इल्म होता है कि रोड यूजर ओवर स्पीडिंग करेंगे और उसमें हम काफी हद तक कामयाब भी हुए और हमने रात की जो नाइट शिफ्ट में भी हमारी जो स्पीड चेकिंग होती है उसमें काफी ज्यादा इन्फोर्स करके हमने ओवर स्पीडिंग का रुझान कम किया। यानी अवाम की आदतों का आप लोगों को पता होता है कि इन्होंने रात को ओवर स्पीडिंग करनी है, तब हमने दूसरा फॉर्मूला जो है इनके लिए अपनाना है। ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन फिर बात यही है कि हमने अपना ख्याल खुद रखना है, किसी डर से अपना ख्याल नहीं रखना, अपने लिए, अपनों के लिए अपना ख्याल रखना है। तो वैसे शेर व शायरी की बात चल रही थी, आपको शेर व शायरी का कोई शौक, कोई इंटरेस्ट? शेर व शायरी में शौक करता तो नहीं हूँ, लेकिन बाज़ औक़ात कोई शेर अपील कर जाए तो मैं जरूर तो उसको। वो किस किस्म के शेर होते हैं? उसमें मेरा ख्याल में तो हमें जो जरूरत है ना सोचने की, वो मेरे तो आइडियल अल्लामा इकबाल है। अल्लामा इकबाल, क्योंकि उन्होंने इस्लामिक मुसलमानों की निशात सानिया की बात की और वो वाहिद शायर हैं जिनकी शायरी के अंदर इस्लाम, इश्क रसूल और हमारी जो पिछली इक़दार थी इस्लामी और हमारा जो अरूज था वो बेसिकली उसके ऊपर शायरी करते थे। बिल्कुल। ना सिर्फ वो एक अच्छे मुसलमान थे बल्कि वो हमारे लिए एक टॉर्च बेरर थे कि हमने कैसे अरूज हासिल करना है जो हमसे चला गया था। तो वैसे तो उनके बड़े शायर हैं, वो बहुत बड़े शायर हैं, मेरी इतनी नहीं है कि मैं उनके बारे में कोई ऐसा शेर कोट। एक मुझे याद है जो मैं अक्सर मेरे ज़हन में ना वो घूमता रहता है, जरूर कहिए। उसमें है जी कि खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। क्या बात है। इस पे उन पे कुछ फतवे भी लग गए थे कि ये तो इकबाल तो हो गया है, दैरिया हो गया है, ये खुदा को मानता नहीं। लेकिन उन्होंने इकबाल की शायरी के अंदर, इस शेर के अंदर जो उनका मकसद था उसको नहीं पा सके, लेकिन वो उन्होंने उन पे वो इल्जामात लगा दिए। लेकिन मेरे ख्याल में
मेरा इतना नॉलेज नहीं है। ये अल्लामा इकबाल का एक बड़ा खूबसूरत शेर है। बहुत खूबसूरत। और अगर हम इसकी अंडरस्टैंडिंग पे चलें तो जी, एक बहुत बड़ा जी। सबक है इसके अंदर, खिदमत खल्क बहुत जी, जरूरी है। बेशक। और यही काम आप कर रहे हैं, नो डाउट बहुत ही खूबसूरत काम है, बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम है। लेकिन फिर मैं रिपीट कर रही हूँ कि जिम्मेदारी हमारी अपनी है, हमने अपना ख्याल खुद रखना है। सराइकी शायरी, सराइकी ज़बान, सराइकी कल्चर। और फिर ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आप तमाम लोगों को बताया कि आज यौम पैदाइश है जॉन एलिया का, जिनको खास कर हमारे नौजवान सुनते हैं, उनके शेर सुनते हैं, उनके शेर पढ़ते हैं और इस हद तक क्रेजी हैं कि अपने फ़ोन्स में उनकी शेर व शायरी के स्क्रीनशॉट्स भी रखते हैं और मुनासिब जो हालात होते हैं, जो सूटेबल हालात होते हैं, वहाँ पर उनकी शेर व शायरी को इस्तेमाल करते हैं। दोबारा टॉपिक की जानिब वापस आएंगे। क्या कहना है आजकल जो नौजवान हैं हमारे, हम इंक्लूडिंग मी, शेर व शायरी की तरफ खासा रुझान बढ़ गया है, कैसा लगता है आपको ये देख के? देखो मां जी भी बहुत चंगी गाल है कि साइंस पढ़ण भी बहुत चंगी गाल है। सारे साइंसदान भी पैदा थे होने चाहिए। यूरोप जितनी भी तरक्की की है साइंस के हवाले नाल की है, लेकिन ये है कि कहीं भी शख्स को एक मकसद है कि रोबोट नहीं बनना चाहिए। अगर मकसद है कि चंगी शायरी पढ़सी, अदब पढ़सी, लिटरेचर पढ़सी, आर्ट पढ़सी, तो वो बंदा मकसद है कि जरा ना वो हकीकी इंसान भी हो सी। हाँ जी। तो साइंस दे नाल लिटरेचर भी जरूरी है, आर्ट भी जरूरी है, अदब भी जरूरी है। और शेर व शायरी तो वैसे भी एक कुदरती हिस्सा है इंसान की फितरत का। कि तुम देखो कि हुण शोरा कराम ने इतने किताबें, अल्लाह सी भी तो किताब है, अल्लाह सी खुद साहिब किताब है। और तुम सूरत रहमान पढ़ो तो वो भी मैं लग जाए कि भी वो सारी मकसद है कि जरा ना एक मंजूम है। तो मैं जी थोड़ी गाल की तुसा फैसल अकरम साहब नाल कि भाई तुसा रोड दे उत्ते अपना ख्याल आप रखो, तो सारी जिम्मेदारी उन्होंने कहनी। मैं कहना कि ट्रैफिक पुलिस की तो इतना बड़ा काम है दूजी पुलिस के मुकाबले दे विच। हाँ जी। और इन्हों के रवैये भी बेहतर हैं और इन्हें को ज्यादा ही कावड़ आवे तो यह मकसद है कि 200 रुपए का चलान कर दें। और हालांकि मेरे कोई 7 जरा ना कुताहियां हो सन, मेरी कोई लाइट सही ना हो सी, मेरा लाइसेंस ना हो सी, ड्राइविंग लाइसेंस, मेरे कागजात भी मेरे नाल ना हो सन, कोई ब्याह चीज़ें ना हो सन, यह करदा कर देना। तो ये है कि अगू समझेंदे भी हैं। वल मोटरवे पुलिस हुण देखो कि उत्था मकसद है कि जितना सोहणिया गल न समझाइन उनके उत्ते अमल थे होना चाहिए। लेकिन असां थोड़ी जी अगू की गाल करेंदे से कि ही इलाके दे विच हुण वड्डी अरसे बाद एक सी पैक बढ़े, एक राह है वेला पे जर चीन की मदद नाल बढ़े। इत्थां भी मकसद है कि मुल्तान को या किते को सनती जोन नहीं दिता गया। वो सारे शहर हैं अमान लारशद, उन्हें आके सकू बुख तू टुरण का साह कहनी तेरी मोटरवे को भाले सो। गाल है कि लोगों को रोजगार भी चाहिए। हाँ एक हिस्सा है सी पैक का कि सी पैक जितना भी वैसी उन्हें सनती जोन हो सन। ये नहीं कि भी तुसा मकसद है कि सनती जोन चाहते अपने अपने इलाके च रख दो। हुण फैसलाबाद साडा अपना है, लेकिन वो हब है सनत का, तुसा मजीद भी उत्थे लत मिलो। कराची नाल पहले इवें कीते कि सारी मकसद है कि जरे ना इंडस्ट्री हुण जिथा जेरे इलाके दे विच खाम माल होवे, अफरादी कुवत होवे, सब तो पहले हक उंदा बढ़दे। हुण फुट्टी साडी है, ये इलाके दी है, लेकिन इसका मकसद है कि टेक्सटाइल या कराची खड़ी है, या मकसद है कि हैदराबाद खड़ी है या फैसलाबाद खड़ी है। तो भाई दुख झीले भी फाखदा कवे अंडे खाए, ये तो ना करो ना कि तुसां सब को बराबर न जहन सहूलतां दियो। हुण देखो कि फैसल अकरम से बेहतर समझते एक इंडस हाईवे है, कराची तो पिशावर तक 450 किलोमीटर उनका सफर कम है। और वो सब तो पहले उनको मोटरवे बनना चाहिए है और सन 65 का मनसूबा है, लेकिन वो कातल रोड बढ़ चुकी है क्योंकि ज्यादा ट्रैफिक उनके रही है। इन वास्ते कि सफर कम है कराची तो पिशावर तक का, लेकिन उनको नहीं बढ़ाया गया। हुण उनका जुर्म है
کہ وہ پنجاب وچوں نہیں گزرتی، وہ یا سندھ وچ سی یا سرائکی علاقے چ وطن خیبر پختونخوا۔ تے ہن نواز شریف صاحب نے لاہور تو اسلام آباد پہلی موٹر وے بڑھائی، انہیں آخیا سی پورا چین ہو سی ایویں بڑھ سی اون دا 1.5 کلومیٹر سفر زائد تھی گیا جی ٹی روڈ دے مقابلے۔ تساں دیکھو ترجیحات تو مقرر کرو نا، تساں اپنے گھر دی نہ سوچو، ملک تے قوم دی سوچو بھی اون دے وچ کیندا جرنا فائدہ ہے۔ اچھا ہن عثمان بزدار صاحب نے کہ جناب جرنا انڈس ہائی وے ڈبل تھی سی، تیجا بجٹ گزر گئے، ہر بجٹ لولی پاپ دے دن کے پیسے رکھ دیتے ہیں۔ ہن عمران خان جرنا اپنے میاں والی آئے، اور جڑا بندہ اپنے گھر کو کچھ نہیں دے سکتا باقی قوم کو کیا دے سی؟ تساں دیکھو کہ میاں والی دے وچ ایک بھی منصوبہ نہیں دیتا، اور ایم روڈ جری مقصد ہے کہ ہر حکومت آندی اکھ دے بے سہی کون موٹر وے بڑے سوں۔ اچھا اساں ایک فیزیبلٹی بڑھوائی فیصل کریم کنڈی نال ملتے کہ ایم روڈ بھی ملتان مظفر گڑھ، اساں کہ ایکو مقصد ہے کہ جرنا تساں لنک کرو درہ اسماعیل خان چشمے کو میاں والی کو جرنا ایکو تلا گنگ بل کسر گن ونجو۔ اچھا وہ بڑھ گئی، فیزیبلٹی بڑھ گئی، لیکن اج تک نہ بڑھی، حالانکہ یہ تھل دے لوگوں دا تھل دے جتنا 7 ضلع انہوں دا سب تو زیادہ حق ہے۔ بالکل۔ اچھا ہوں انہیں کیا کہ عثمان بزدار صاحب کہ اساں جناب ان کی مرمت کرے سوں، بھئی یہ تو مذاق تھا، تساں کہندو کہ اساں موٹر وے بڑے سوں تو موٹر وے بڑھاؤں اتنا دا حق ہے۔ مرمت دا کیا ہے؟ مرمت کا مقصد ہے کہ جرنا ہے روٹین تھیندی رہندی ہے، تو اتوں لگتا ہے کہ بھئی یہ بھی کچھ ڈیون چوگے کہ نہیں، یہ خطے کو یہ علاقے کو یہ واسطے جرنا سوچ دے فاصلے ودے پین، اور جتنا مقصد ہے کہ زیادتی تھی سی نا انصافی تھی سی، اتنا مقصد ہے کہ جرنا نفرت نہ پیدا یعنی سرائیکی خطے کی کئی محرومیاں ہیں۔ جی مقصد ہے کہ قدم قدم تے محرومی ہے نا۔ سب تو پہلے تو بڑی تو گل ہے کہ بھئی مقصد ہے کہ جرا انہوں کا صوبہ کہ نہیں، ہوں یہ ہے کہ خطے کے لوگ خیرات تو نہیں منگتے، ایک صوبہ ہے صوبہ ملتان، بیا صوبہ ہے صوبہ لاہور۔ صوبہ ملتان بہت بڑا صوبہ ہے، ہوں کتاب چھپ گیا عین اکبری، قدیم تا سلطنت بھی رہ گئے ایک بہت بڑا، ول صوبہ بھی رہ گئے رنجیت سنگھ کو پہلے، تو جرا صوبہ عین اکبری ابو الفضل دی کتاب ہے، اندر صوبہ ملتان دا جرا قدیم جرا نقشہ ہے، صوبہ ملتان دی جرے حدود ہیں، ایک طرف اجمیر ہے، دوسری طرف ٹھٹا ہے، بے طرف کیچ مکران ہے، بے طرف جو ہے نا کشمیر ہے۔ اچھا ہوں اگر مقصد ہے کہ رنجیت سنگھ والا دور ہی گنو جرا صوبہ لاہور ہے ان کی جی حدود ہیں وہ مشرقی پنجاب والے پاسے ویندے ہیں، ریونڈ تک صوبہ ملتان ہے، سرگودا اندر ہے، لیل پور اندر ہے، اور مقصد ہے کہ جرنا ایستا اندر قبضہ کرتے تو اپنے ہی ملک ایک توسیع پسندی کریں گے بھائی اصل علاقے فتح پہ کریں۔ بالکل بالکل ٹھیک بات۔ ایک آخری میرا بہت ہی مزیدار قسم کا سوال ہے آپ سے، اگر یہ مس ہو گیا تو مجھے بہت اداسی ہوگی، بہت برا لگے گا۔ سرائیکی کا ایکسنٹ کون سا ہے ٹھیک؟ کئی لوگوں سے ملتی ہوں، کئی لوگ کیا بتاتے ہیں، کچھ لوگ کیا بتاتے ہیں، تو سمجھ میں نہیں آ پاتا خالص ایکسنٹ جو خالص پیور سرائیکی ایکسنٹ ہے وہ کون سا ہے؟ دیکھو میں اگر کوئی گال کر لیسا نا تو وہ اکثر کہ جناب ایک کیا تھا کہ کو آخر بھی ایک خالص ہے نہ خالص، میں تو دساں کہ پوری کائنات دا مسئلہ ہے کہ ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے دیتے ہر زبان دے وچ چینج آوندی ہے، تھوڑا فرق آوندے ہے، وہ بھاویں ہن اتنی ترقی یافتہ زبان ہے انگریزی، انہیں دے بھی مقصد ہے کہ دیکھ سوتا ہوں ہر زبان دا مسئلہ ہے، صرف مقصد ہے کہ ایک زبان دا نہیں۔ اچھا ہوں یہ کہ ایک مقصد ہے کہ بھی معیاری لہجہ جی میں ایک آخر اچھا تو میں یہ نہ کسا میں تو آخساں کہ بھئی جرنا ہوں جی جنگ ہے، اچھا میں تو آخساں کہ وہ بھی بہت زیادہ خالص ہے، کیونکہ زبان جی ہے نا صوتیات نال مثلا جب اتنا استعمال زیادہ ہے، جنگ والے اساں کہندو بسم اللہ وہ آدن بسم اللہ، اساں کہندو جی سہی وہ آدن جی سہی۔ ٹھیک ہے مجھے کلیئرٹی مل گئی، سمجھ آ گئی، مجھے اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ فیصل اکرم صاحب ایک شارٹ سا میسج ایٹ دی اینڈ آف دی پروگرام، ایٹ دی اینڈ آف دی سیگمنٹ، کیا کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ ایک شارٹ سا میسج۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کے روہی چینل کا بہت شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے موقع دیا ہے، میں ادھر آیا۔ شارٹ میسج میرا یہی ہے جی کہ ہمارا جو مقصد ہے، مشن ہے، وہ تو بڑا
समझ लें कि इस लिहाज से कि हम लोगों की जिंदगियों को भी बचाते हैं, हमने उनकी प्रॉपर्टी को भी बचाना है। और सबसे मैं आखिर में एक जो आपने सिंपल चूंकि बात की, तो मैं कहूँगा ऑलवेज फॉलो ABC। What is this ABC? Always be careful. ऑलवेज बी केयरफुल। बहुत ही खूबसूरत सा पैगाम दिया है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मसरूफ रूटीन से टाइम निकाला हमारे लिए। आपसे मुलाकात होगी कल सुबह ठीक 10 बजे, और 10 बजे से 12 बजे तक हमारा साथ रहेगा। तब तक इजाजत दें अपनी होस्ट महाज बिन आबिद को। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, एहतियात करें। अल्लाह हाफिज।